कुछ दूरी पर एक और व्यक्ति आया। ये एक काले वस्त्र में डूबा हुआ एक कृषक था। उसके चारों ओर राक्षसी कोहरा छा गया। जाहिर है ये एक राक्षसी कृषक था। ये सोल डिवोवरर मंदिर का एक कल्टीवेटर है, किसी ने डरते हुए कहा। सोल डिवोवरर मंदिर पूर्वी क्षेत्र के दिव्य प्रांत में एक प्रसिद्ध राक्षसी गुट था। उस समय 10 प्राचीन शहर सोल डिवोवरर मंदिर को घेरने के लिए सेना में शामिल हो गए, लेकिन वो इस राक्षसी गुट को नष्ट नहीं कर सके। ये स्पष्ट था कि आत्मा भक्षक मंदिर कितना भयानक था। रुद्रसेन ने सोल डिवोवरर मंदिर से कल्टीवेटर की ओर देखा और मदद नहीं कर सका, लेकिन थोड़ी भौहें चढ़ा लीं। इससे पहले जब वो प्रशिक्षण के लिए जंगली जंगल में प्रवेश करते थे, तो उनकी मुलाकात मृणालिका श्वेता के साथ सोल डिवोवरर मंदिर के व्योमेश मेघनाथ से हुई थी। ये व्योमेश मेघनाथ आत्मा भक्षक मंदिर के एक बुजुर्ग का पोता प्रतीत होता था। उनकी पहचान असाधारण थी। फायर किलिन जैसा एक पवित्र जानवर वास्तव में पूर्वी क्षेत्र के दिव्य प्रांत जैसी बंजर भूमि में दिखाई दिया। ये अविश्वसनीय है। दूर से एक आवाज आई। ये एक आदमी था जिसकी पीठ पर एक लंबी तलवार थी। वो अमर तलवार की तरह लग रहा था। लिटिल स्वॉर्ड डेमन ललित गीतेश, किसी ने कहा। इस व्यक्ति की पहचान सरल नहीं थी। वो एक अकेला कृषक था, लेकिन क्योंकि उसने एक प्राचीन कृषक की रूढ़िवादिता प्राप्त की, वो आकाश में उड़ गया और पूर्वी क्षेत्र के दिव्य प्रांत में बहुत प्रसिद्ध था। पलक झपकते ही 3 यिन यांग काश्तकार आ गए थे। रुद्रसेन ने कहा, ललित गीतेश का क्या मतलब है? वो क्यों कहते हैं कि पूर्वी क्षेत्र के दिव्य प्रांत एक बंजर भूमि है? पूर्वी क्षेत्र के दिव्य प्रांत में संसाधनों से समृद्ध हैं। सामान्य लोग 10 जन्मों में इसे पार नहीं कर पाएंगे। अनगिनत संसाधन हैं। ये बंजर भूमि कैसे हो सकती है? तलवारनाथ ने व्यंग्यात्मक रूप से मुस्कुराते हुए कहा, भाई यांग, आप नहीं जानते। मैंने सुना है कि पूर्वी क्षेत्र के दिव्य प्रांत के बाहर 99 प्रांत हैं, विदेशों में, और यहां तक कि आकाशीय द्वीप भी हैं। हिस। रुद्रसेन हाँफ गया। देवताओं, अपनी बात कहने से प्रभावित कर देना। ये पहाड़ी और समुद्र के क्लासिक में दर्ज एक किंवदंती थी। अब और राज्यों में देवी देवता थे। इसकी तुलना में पूर्वी क्षेत्र का दिव्य प्रांत अन्य प्रांतों की तुलना में बहुत खराब था। जानवरों का राजा मर गया है, लेकिन मरा नहीं है। एक मरता हुआ जानवर एक सोते हुए अजगर की तरह होता है। हालांकि फायर किलिन अच्छी स्थिति में नहीं है, लेकिन इससे निपटना आसान नहीं होगा। हम तीनों एक साथ काम क्यों नहीं करते? हिरण्यमोक्ष इंद्र ने कहा। सोल जिवावरर मंदिर के काले वस्त्र पहने कल्टीवेटर ने भयानक हंसते हुए कहा, ठीक है, चलो एक साथ काम करते हैं और फायर किलिन को मारते हैं। जहां तक फायर किलिन पर खजाने को कैसे विभाजित करना है, इसके बारे में हम इसे मारने के बाद बात करेंगे। क्योंकि आप सभी एक ही नाव में हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, छोटे तलवार दानव ललित गीतेश ने कहा। हमला! हिरण्यमोक्ष इंद्र चिल्लाया। सरसराहट! उसके हाथ में एक हलबड़ दिखाई दिया। उसने उसे पकड़ लिया और घाटी में फायर किलिन की ओर उड़ गया। सोल्ड गिवावरर मंदिर के काले वस्त्र पहने एक कल्टीवेटर ने अपने हाथ में एक जंजीर पकड़ी हुई थी। लिटिल स्वॉर्ड डेमन ललित गीतेश ने अपनी तलवार निकाली और फायर किलिन की ओर बढ़ गया। 3 मजबूत किसान हमला कर रहे हैं। कई लोग उत्साहित थे। वे सभी यिन यांग वर्ल्ड के मजबूत काश्तकारों के हमले की प्रतीक्षा कर रहे थे। अंत में यिन यांग वर्ल्ड काश्तकार हमला कर रहे थे। 3 मजबूत किसान तेजी से घाटी की ओर दौड़ पड़े। इस समय घाटी से एकदम घोटू आभा आई। झपट्टा मारना। जमीन पर पड़ी आग की किलिन ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। इसमें भयानक आंखों की एक जोड़ी थी। उन ठंडी आंखों ने 3 मजबूत काश्तकारों को देखा। 3 मजबूत काश्तकारों को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंड महसूस हुई। फायर किलिन गंभीर रूप से घायल है। इसे मारने का यह हमारा सबसे अच्छा मौका है। अगर हम इस अवसर को खो देते हैं, तो हमारे जीवन में इस तरह का दूसरा मौका कभी नहीं आएगा। हिरण्यमोक्षेंद्र ने अपने दांत पीस लिए। उसने अपने डर पर काबू पा लिया और आग के किलिन की ओर भागता रहा। हिरण्यमोक्षेंद्र की तरह सोल डिवोरर पैलेस और लिटिल स्वॉर्ड डैमन के काले कपड़ों में मजबूत किसान ललित गीतेश ने भी अपने डर को दबा दिया और अपने हथियारों के साथ फायर किलिन की ओर दौड़ पड़े। यदि वे वास्तव में अग्नि किलिन को मार सकते हैं, तो ये उनके लिए बहुत सौभाग्य होगा। शायद ये भाग्य उन्हें यिन यांग दुनिया की बीड़ियों को तोड़कर उच्च स्तर तक पहुंचने की अनुमति देगा। यिन यांग दुनिया के 3 मजबूत काश्तकारों के लिए जोखिम लेने के लिए इतना बड़ा प्रलोभन पर्याप्त था। शाम की बारिश तलवार बारिश की तरह गिरती है। लिटिल स्वॉर्ड डैमन ललित गीतेश ने हमला किया। उसने तलवार से वार किया
और आसमान से असीम बारिश होने लगी। बारिश की एक एक बूंद तलवार थी, वर्षा जल तलवार। इस तरह की तलवारबाजी अतुलनीय रूप से अद्भुत थी। रुद्रसेन चकित थे। उन्होंने कहा, क्या ये ललित गीतेश की प्राचीन तलवार तकनीक है? कितना शक्तिशाली! ये ठीक बात है। ये एक प्राचीन तलवार तकनीक है। एक तलवार 10,000 तलवारें गिरेंगी। ये अजय है। तलवरनाथ ने ललित गीतेश की ओर ईर्ष्या से देखा। यह अफवाह थी कि ललित गीतेश एक साधारण व्यक्ति थे। उसने संयोग से एक प्राचीन कृषक की गुफा प्राप्त की थी, जिसने उसे आसमान में उड़ने की अनुमति दे दी थी। तलवरनाथ, जो कि एक साहसी भी थे, ने भी एक सपना देखा था कि वो एक दिन ललित गीतेश की तरह भाग्यशाली होंगे। जब ललित गीतेश ने हमला किया तो हिरण्यमोक्षेंद्र ने भी हमला कर दिया। उसने अपना हलबट पकड़ लिया और आग की ओर छुरा घोंप दिया। एक भाला एक दुनिया बनाता है। हिरण्यमोक्षेंद्र ने जो प्राचीन तकनीक का प्रदर्शन किया था, वो भी अत्यंत शक्तिशाली थी। जैसे ही उसने अपने भाले से वार किया, उसके सामने भ्रांतक छवियों की परतें दिखाई दी, जिससे एक प्राचीन दुनिया का पता चल गया। हिरण्यमोक्षेंद्र के आक्रमण ने तुरंत इस दुनिया को छेद दिया। ऐसा लग रहा था कि यह भाला किसी भी बाधा को भेदने में सक्षम है। जहां तक सोल डिवोरर पैलेस के काले वस्त्र पहने विशेषज्ञ की बात है, तो उसने लोकेश पुरवेन के हाथ में काली चेन को हटा दिया। काली श्रृंखला स्पष्ट रूप से एक खजाना थी। जब सोल डिवोरर पैलेस ने जंजीर को बाहर फेंक दिया, चिल्लाना, एक तेज, कान छिदवाने वाली चीख सुनाई दी। यह एक दुर्भावनापूर्ण आत्मा के शोकपूर्ण रोने जैसा था। दिन में भी इस रोने की आवाज सुनकर लोगों को हड्डियों को भेदती ठंड का एहसास हुआ। काली जंजीरों से अंतहीन राक्षसी कोहरा फूट पड़ा, और राक्षसी कोहरे के भीतर वास्तव में अनगिनत भूत थे, जो फायर किलिन पर झपट पड़े। सोल डिवोरर पैलेस एक राक्षसी संप्रदाय था। उन्होंने जिन खजानों को परिष्कृत किया और जिन क्षमताओं को उन्होंने विकसित किया, वे सभी बेहद दुष्ट थे। यह अज्ञात था कि इस तरह के खजाने को परिष्कृत करने के लिए उन्हें कितने निर्दोष लोगों को मारना पड़ा था। जब तीनों पावर हाउसों ने हमला किया, तो उनका प्रत्येक हमला अतुलनीय रूप से भयानक था। दहाड़! फायर क्लीन की दहाड़ ने आकाश को हिला दिया। इस समय फायर क्लीन उठ खड़ा हुआ। उसका शरीर बहुत बड़ा था। खड़े होने के बाद यह वास्तव में 1000 मीटर लंबा और 2000 मीटर लंबा था। यह पूरी तरह से एक पहाड़ी रिज की तरह था, जो लोगों को एक मजबूत दृश्य प्रभाव दे रहा था। फायर किलिन ने अपने विशाल पंजे उठाए और 3 बिजली घरों की ओर थप्पड़ मारा। भूम! दोनों पक्ष हिंसक रूप से टकराए। यह कहना पड़ा कि फायर किलिन वास्तव में शक्तिशाली था। इसके पंजे ने 3 बिजली घरों को उड़ान देने के लिए भेजा। तीनों पावर हाउसों के चेहरे बहुत पीले पड़ गए थे। फायर क्लीन के हमले ने उन्हें कुछ हद तक घायल कर दिया था। यह फायर क्लीन भयानक है। रुद्रसेन अवाक रह गए। यह वास्तव में माउंटेन्स एंड सीज के क्लासिक ऑफ माउंटेन्स एंड सीज के डिवाइन बीस्ट रिकॉर्ड में दर्ज एक दिव्य जानवर था। ऐसी कमजोर स्थिति में इसने अभी भी 3 पावर हाउसों को एक ही झटके में उड़ान भर दिया। यह कल्पना करना कठिन था कि फायर क्लीन अपने चरम पर कितना भयानक था। फायर क्लीन की दहाड़ ने आकाश को हिला दिया। यह आगे बढ़ा, इस अवसर का लाभ उठाकर तीनों बिजली घरों को मार डालना चाहता था। हालांकि कुछ कदम चलने के बाद फायर क्लीन का शरीर ढह गया। यह फायर क्लीन वास्तव में कमजोर है। यह लंबे समय तक खड़ा भी नहीं रह सकता। तलवारनाथ ने कहा। इससे कई लोगों को उम्मीद जगी थी। सोल भक्षक मंदिर के काले वस्त्र पहने हिरण्यमोक्षेंद्र और ललित गीतेश ने अपने शरीर को स्थिर किया। उनके चेहरे ठंडे थे। हिरण्यमोक्षेंद्र चिल्लाया, चूंकि आप एक हिस्सा चाहते हैं, तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? यदि आप अभी हमला नहीं करते हैं, तो आप कब हमला करने जा रहे हैं? मार डालो! घनी भीड़ वाले किसान दहाड़ने लगे और घाटी की ओर दौड़ पड़े। इस बार शायद 10,000 से कम किसान नहीं आए थे। यह बहुत जीवंत था। हर कोई फायर क्लीन को मारने से कुछ लाभ प्राप्त करना चाहता था। अब फायर किलिन की स्थिति स्पष्ट रूप से बेहद कमजोर थी। ये वास्तव में इसे मारने का एक अच्छा अवसर था। घनी भीड़ वाले काश्तकारों ने घाटी को इतनी कसकर घेर लिया कि पानी की एक बूंद भी नहीं निकल सकी। फिर तीरों ने आकाश को मिटा दिया और फायर किलिन की ओर गोली मारी। इसमें रुद्रसेन सहित सभी ने भाग लिया। वो उस समूह में भी शामिल हो गया जिसने फायर किलिन को घेर लिया था। ये एक बहुत बड़ा दृश्य था। 3 यिनयांग दायरे के काश्तकारों के नेतृत्व में 10,000 किसान फायर किलिन को मारने की कोशिश कर रहे थे। फायर किलिन पहले से ही कमजोर था
और अब उस पर बहुत प्रभाव पड़ा था। तीनों यिनयांग दायरे के काश्तकारों को फायर किलिन को घायल करने का अवसर भी मिला। उदाहरण के लिए हिरण्यमोक्षेंद्र ने अपने हलबर्ड को फायर किलिन के शरीर में घूक दिया। खून तुरंत बह निकला। ललित गितेश ने अपनी तलवार का इस्तेमाल फायर किलिन के शरीर पर पड़े तराजुओं को काटने के लिए किया, जिससे बहुत नुकसान हुआ। सोल डिवोरर टेम्पल के काले वस्त्र पहने आदमी ने कई यिन स्पिरिट्स को छोड़ दिया और उन्हें फायर किलिन के दिमाग में भेज दिया। वे उसकी आत्मा को भी निगलना चाहते थे। फायर किलिन बहुत घायल हो गया था। उसका शरीर हिंसक रूप से हिल गया। फायर किलिन फिर से खड़ा हो गया। तीव्र दर्द के कारण ये जंगल में तबाही मचा गई, जिससे पहाड़ ढह गए। आहा, जल्दी से अपनी जगह खाली करो। कई काश्तकारों ने झटका दिया, लेकिन कई पहाड़ों में दब गए और बुरी तरह मर गए। कुछ को फायर किलिन द्वारा कुचल दिया गया था। ये अधिक समय तक नहीं टिक सकता। ये जल्दी ही मर जाएगा। इस पर हमला करना जारी रखो। हिरण्यमोक्षेंद्र जोर से चिल्लाया। उसने अचानक अपना हलबर्ड बाहर निकाला। फायर किलिन का खून बह निकला। अनगिनत काश्तकारों ने फायर किलिन पर और भी अधिक क्रूरता से हमला करना जारी रखा। वे इसे मारना चाहते थे। उसी समय फायर किलिन में विस्फोट हो गया। फायर किलिन का रोष। फायर किलिन की दहाड़ ने आकाश को हिला दिया। फायर किलिन के शरीर ने अनंत लपटें उंगली लपटें चारों दिशाओं में फैल गईं, जिससे आकाश और पृथ्वी जल गई। कई लोग तुरंत आग की लपटों में डूब गए। ये फायर किलिन था। ये बेहद भयानक था और इसे बुझाना असंभव था। तुरंत कई काश्तकारों को जलाकर राख कर दिया गया। जल्दी से पीछे हटो। 3 मजबूत काश्तकार चकित रह गए और जल्दी से पीछे हट गए। लेकिन फायर किलिन पूरी तरह से पागल हो गया था। उसने अपने विशाल पंजे ऐसे लहराए जैसे कि उसने अपनी सारी ताकत इकट्ठा कर ली हो और 3 मजबूत काश्तकारों पर हमला कर दिया हो। सुप्रशिक्षित सुप्रशिक्षित फायर किलिन के हमले से 3 मजबूत काश्तकार उड़ गए। उनकी कई हड्डियां टूट गई थी। धमाका। तीनों विशेषज्ञ दूर से पर्वत चोटियों से टकराए, जिससे वे ढह गए। जल्दी से भागो। अनगिनत लोग चारों दिशाओं में भाग गए। पागल फायर किलिन बहुत भयानक था। उन्हें नहीं पता था कि 3 यिनयान दायरे के काश्तकारों को फायर किलिन ने मार दिया था या नहीं। गरज। फायर किलिन की दहाड़ ने आकाश को हिला दिया। उसका विशाल शरीर आकाश में उड़ गया और 3 मजबूत काश्तकारों की ओर उड़ गया। फायर किलिन स्पष्ट रूप से 3 मजबूत काश्तकारों से नफरत करता था और उन्हें मारना चाहता था। उस समय ढहे हुए कंडरों से 3 आकृतियां आकाश में उड़ गईं। ये हिरण्यमोक्षेंद्र, आत्मभक्षक टेम्पल के काले वस्त्रों में मजबूत कृषक और छोटा तलवार दानव ललित गितेश था। वे स्पष्ट रूप से गंभीर रूप से घायल थे। उनकी क्यों कमजोर थी और उनके चेहरे कागज की तरह पीले थे। जब उन्होंने फायर किलिन को अपनी ओर भागते हुए देखा तो उन्होंने रुकने की हिम्मत नहीं की। दहाड़। फायर किलिन गुस्से से दहाड़ने लगा। उसने 3 मजबूत काश्तकारों का पीछा नहीं किया, इसलिए उसने अपना गुस्सा आम काश्तकारों पर निकाला। फायर किलिन दौड़कर आया और अपना मुंह खोला। यह अचानक सांस ली। एक भयानक सक्शन बल बाहर निकलाया। अनगिनत काश्तकारों को फायर किलिन के पेट में चूसा गया। अनगिनत लोग दहशत में भाग गए। ये बहुत डरावना है। फायर किलिन क्लासिक ऑफ माउंटेन एंड सीज में दर्ज एक दिव्य जानवर होने के योग्य है। ऐसा भयानक अस्तित्व, भले ही ये बेहद कमजोर हो, ऐसी कुछ चीज नहीं है जिसे आम लोग गुस्से में आने के बाद झेल सकते हैं। रुद्रसेन ने फायर किलिन को डरावनी दृष्टि से देखा। अनगिनत काश्तकारों को मार दिया गया था। फायर किलिन पूरी तरह से पागल हो गया था और पागलपन से काश्तकारों को खा रहा था। सनसनाहट। रुद्रसेन जंगल में दौड़े और एक विशाल चट्टान में छिपी हुई दरार के नीचे छिप गए। लंबे समय बाद जंगल सामान्य हो गया। फायर किलिन की आवाज गायब हो गई। रुद्रसेन अपने छिपने की जगह से बाहर निकल आए। उसके सामने का दृश्य गड़बड़ था। जंगल के बड़े क्षेत्र नष्ट हो गए थे और जमीन पर कई जली हुई लाशें थीं। फायर किलिन को मारने से होने वाला नुकसान बहुत बड़ा था। रुद्रसेन ने गहरी सांस ली। उसे नहीं पता था कि तलवरनाथ और अन्य लोग भाग गए हैं या नहीं। क्या ये सुरक्षित है? ऐसा लगता है कि फायर किलिन चला गया है। दूरी में कुछ छिपे हुए स्थानों में अभी भी कुछ किसान छिपे हुए थे। वे आपदा से बच गए थे और अब अपने छिपने के स्थानों से बाहर निकल रहे थे। जब सभी ने अपने सामने गंदगी देखी तो वे मदद नहीं कर सकते, लेकिन हांफने लगे। वे वास्तव में भाग्यशाली थे कि वे इस आपदा से बच गए। आह, मैंने सोचा था कि मैं फायर किलिन को मार सकता हूं। किसने सोचा होगा कि ये इतना भयानक होगा। कुछ लोगों ने आह भरी। उन्हें यह भी खुशी थी कि वे इस आपदा से बच गए। रुद्रसेन ने कहा, हर कोई, हम यहाँ अधिक समय तक नहीं रह सकते। हम नहीं जानते कि फायर किलिन अभी भी इधर उधर भटक रहा है या नहीं। चलो जल्दी चलते हैं।
हाँ हाँ हाँ, चलो जल्दी से इस जगह को छोड़ देते हैं। दूसरों ने जल्दी से सर हिलाया। रुद्रसेन और एक दर्जन अन्य जीवित बचे हुए लोगों ने जल्दी से उस जगह को छोड़ दिया जो पहले से ही गड़बड़ थी। आधी रात को जंगल में अलाव जलाया गया। इसके चारों ओर एक लोगों का समूह इकट्ठा हो गया था। वे रुद्रसेन के समूह थे और वे भेड़िया शहर की ओर जा रहे थे। रात में जंगल में बहुत खतरनाक था, इसलिए वे आराम करने के लिए रुक गए। छोटे भाई, जब मैं तुम्हारी उम्र का था, तब भी मैं वज्र दीक्षा अकादमी में खेती कर रहा था। आप वास्तव में प्रशिक्षण के लिए जंगली जंगल में आए थे। आप काफी बहादुर हैं, एक किसान ने कहा। रुद्रसेन ने पूछा, बड़े भाई, क्या आपने भी वज्र दीक्षा अकादमी में खेती की थी? हाँ, लेकिन मेरी प्रतिभा सीमित थी। मैं आंतरिक अकादमी में प्रवेश नहीं कर सका, इसलिए मैंने पढ़ाई छोड़ दी। कल्टीवेटर ने आह भरी। वज्र दीक्षा अकेडमी में 1 लाख से अधिक छात्र थे, लेकिन वे आंतरिक अकादमी में प्रवेश नहीं कर सकते थे। कृषक ने आगे कहा, छोटे भाई, आप वज्र दीक्षा एकेडमी में भी खेती कर रहे हैं? रुद्रसेन ने सिर हिलाया। हाँ, मैं 3 साल से वज्र दीक्षा एकेडमी में खेती कर रहा हूं। जो लोग एक बड़ी आपदा से बच जाते हैं, वे अच्छे भाग्य के लिए किस्मत में होते हैं। छोटे भाई, आप इतने भाग्यशाली थे कि फायर क्लीन के मुंह से बच गए। आपके सामने निश्चित रूप से एक उज्जवल भविष्य होगा, किसान ने मुस्कुराते हुए कहा। समूह ने बातें की और हंसे। बाद में रात में उन्हें आराम करने के लिए जगह मिली। रुद्रसेन एक पेड़ पर कूद गए और सोने के लिए एक विशाल शाखा पर लेट गया। लेकिन आधी रात में रुद्रसेन को एक भयानक क्यूई महसूस हुई, जिससे उसे घुटन महसूस हुई। उसने अपनी आंखें खोली और कुछ ऐसा देखा जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। दूर में अंतहीन लपटों ने आकाश को जला दिया। आग की लपटों से घिरा एक भयानक जानवर उसकी ओर उड़ रहा था। ये तो फायर किलिन है। सभी घबरा गए। कुछ लोग जंगल की ओर भागे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फायर किलिन बहुत तेज था। ये एक पल में उतरा और अपने पंजों के एक झटके से कई भागने वाले काश्तकारों को मार डाला। मुझे बख्श दो, मुझे बख्श दो। शेष कृषक अपनी बुद्धि से डर गए थे। वे जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए और दया की भीख मांगते हुए झुक गए। फायर किलिन 1000 मीटर लंबा था। ये एक आदिम जानवर की तरह लग रहा था। ठंड से नीचे देख रहा था। नीच चींटियों, मैं तुम सबको खाने जा रहा हूं। फायर किलिन ने अपना मुंह खोला और सब कुछ चूस लिया। इसके बाद इसे फायर किलिन ने निगल लिया। रुद्रसेन बड़े पेड़ में छिप गया, चीखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। फायर किलिन का ध्यान आकर्षित करने के डर से उसने सांस लेने की भी हिम्मत नहीं की। इस समय रुद्रसेन केवल यही चाहते थे कि फायर किलिन जल्दी से चले जाए। इस तरह के एक भयानक अस्तित्व के सामने यह बस निराशाजनक था। जैसे ही फायर क्लीन जाने वाला था, उसने अचानक रुद्रसेन की छिपने की जगह की ओर देखा, जैसे कि उसे कुछ महसूस हो गया हो। और एक घृणित चींटी, फायर क्लीन ने ठंडे स्वर में कहा। उसने अपना बड़ा मुंह खोला और एक लौ का गोला उगल दिया। ये उस स्थान की ओर विस्फोट हुआ जहां रुद्रसेन छिपा हुआ था। अरे नहीं, हमें खोज लिया गया है। रुद्रसेन के हाव भाव थोड़े बदल गए। वो जल्दी से दूरी में कूद गया और हमले से बच गया। अगले ही पल वो स्थान जहां वो मूल रूप से छिपा हुआ था, आग के समुद्र में बदल गया। बब्बा, क्या तुम्हें लगता है तुम छिपकर मुझसे छिप सकते हो? फायर किलिन ने रुद्रसेन को उपहास के साथ देखा। बाम। अगले ही पल फायर किलिन ने अपना विशाल पंजा बढ़ाया और उसे रुद्रसेन की ओर पटक दिया। सब खत्म हो गया। रुद्रसेन का चेहरा पीला पड़ गया। फायर किलिन का पंजा पहाड़ की तरह था। चकमा देना असंभव था। खतरा। स्थिति बेहद खतरनाक थी। रुद्रसेन के दंतियन में रहस्यमय राक्षसी मन का अचानक उड़ गया और रुद्रसेन के ऊपर तैर गया। राक्षसी ऊर्जा की एक अंतहीन मात्रा बाहर उड़ गई और रुद्रसेन के ऊपर लुढ़क गई। धमाका! फायर किलिन का पंजा लुढ़कती राक्षसी ऊर्जा में टकरा गया और फायर किलिन को 3 कदम पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। रहस्यमय राक्षसी मन का, रुद्रसेन ने कहा। उसने नहीं सोचा था कि रहस्यमय राक्षसी मन का इस महत्वपूर्ण क्षण में उसकी जान बचाएगा। ये अभी बहुत खतरनाक था। थोड़ी सी भी लापरवाही से उसकी मौत हो जाती। ये किस तरह का खजाना है? फायर किलन में आश्चर्य का रोना शुरू कर दिया। उसकी बड़ी बड़ी आंखें लालच से भर गईं। पहाड़ों और समुद्रों के क्लासिक ने एक बार दर्ज किया था कि किलिन लालची थे और खजाने को इकट्ठा करने में अच्छे थे।
उन्होंने खजाने को जब्त करने के लिए 10 दिनों तक ड्रैगन से लड़ाई की। पहाड़ों और समुद्रों के क्लासिक ने किलिन की विशेषताओं को दर्ज किया था। ड्रैगन की तरह इस जाति को भी खजाना इकट्ठा करना पसंद था। एक बार एक किलिन था जिसने खजाना प्राप्त करने के लिए 10 दिन और 10 रातों तक एक अजगर से लड़ाई की। रहस्यमय राक्षसी मन का हवा में तैर रहा था, फायर किलिन के सामने सामना कर रहा था। कितना बड़ा खजाना है, ये मेरा होना तय है। फायर किलिन ने अपना मुंह खोला, रहस्यमय राक्षसी मनका को निगलना चाहता था। भगवान मरता, राक्षस नष्ट हो जाता है और हम नहीं क्षय होंगे। अचानक रहस्यमय राक्षसी मनका रुक रुक कर बोला। जब आवाज सुनाई दी तो रुद्रसेन ने महसूस किया कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। क्या रहस्यमय राक्षसी मनका में कोई शक्तिशाली अस्तित्व छिपा हो सकता है? क्या ये प्राचीन ड्रैगन्स क्यू हाथी हो सकता है जिसे व्यवस्था के नियमों द्वारा सील कर दिया गया था? रुद्रसेन ने रहस्यमय राक्षसी मनका में देखे गए प्राचीन ड्रैगन्स क्यू हाथी के बारे में सोचा। अभी भी रुद्रसेन ये नहीं बता सकते थे कि उन्होंने जो देखा था वो वास्तविक था या सिर्फ एक भ्रम था। क्या प्राचीन ड्रैगन्स क्यू हाथी वास्तव में अस्तित्व में था या ये सिर्फ एक मकाशा था जो रहस्यमयी राक्षसी मनका ने दिखाया था? फायर किलिन चौंक गया और चिल्लाया, बकवास मल, क्या वहां कोई और है? आप कौन हैं? फायर किलिन ने रहस्यमयी राक्षसी मनका को सदमे में देखा। जन्म में अव्यवस्था और दफन में ह्युआन, पीला, देवताओं, गज, नीचे तक उस समूह के संतों घुटने टेक और भुगतान करें उनके सम्मान। रहस्यमयी राक्षसी मन का फिर से बोला। आवाज हल्की सी दिखाई दे रही थी और रुद्रसेन ये भी नहीं बता सकते थे कि वे पुरुष हैं या महिला। आप डींग मार रहे हैं, फायर किलिन ने उपहास किया। मैं तुम्हें पहले खाऊंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, फायर किलिन ने फिर से अपना मुंह खोला। रहस्यमयी राक्षसी मनका को एक घूंट में निगलना चाहता था। ईश निंदक वाले होंगे, मर जाएं, रहस्यमयी राक्षसी मनका ने कहा। जैसे ही फायर किलिन ने आक्रमण किया, रहस्यमयी राक्षसी मनका फिर से बोला। बूम! एक भयानक आभा हवा में भर गई क्योंकि रहस्यमय राक्षसी मनका फायर किलिन के ऊपर उड़ गया। राक्षसी क्यूई ने आग किलिन को घेर लिया। आह! ये कैसे संभव है? फायर किलिन अविश्वास में चिल्लाया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि रहस्यमय राक्षसी मनका पागलपन से उसकी ताकत को अवशोषित कर रहा था। नहीं नहीं, फायर किलिन आतंक में चिल्लाया। इसकी ताकत तेजी से अवशोषित हो रही थी और इसका शरीर सिकुड़ता जा रहा था। हे भगवान! रुद्रसेन ने इस नजारे को सदमे में देखा। रहस्यमय राक्षसी मनका बहुत भयानक था। ये वास्तव में फायर किलिन जैसे दिव्य जानवर की ताकत को अवशोषित कर सकता है। 10 मिनट के बाद फायर किलिन, जो 1000 मीटर से अधिक लंबा था, लगभग 1 मीटर लंबा हो गया। फायर किलिन का शरीर, जो समुद्र की तरह असीम था, पूरी तरह से राक्षसी मनका द्वारा अवशोषित कर लिया गया था। रहस्यमयी मनका हवा में तैर रहा था, जबकि फायर किलिन डर से कांप रहा था। सनसनाहट! अंत में रहस्यमय मनका वापस रुद्रसेन के शरीर में उड़ गया और उसका डेंटियन में गायब हो गया। ये बहुत शांत हो गया। ये रुद्रसेन के हाव भाव बदल गए। रहस्यमय मनके में कई रहस्य थे और रुद्रसेन इसके बारे में चिंतित थे। बउआ, अगर आपके पास ये चीज है तो आपका अंतिम परिणाम मुझसे बेहतर नहीं होगा, फायर किलिन ने जोर से कहा। बुलशिट! इस खजाने ने मुझे पहले ही अपने स्वामी के रूप में पहचान लिया है। रुद्रसेन ने खर्राटे लिए और फायर किलिन को घूर कर देखा। बेहतर होगा कि आप अपना बदबूदार मुंह बंद कर लें, वरना मुझे तुम्हें काटकर भूनने में कोई आपत्ति नहीं है। मैंने सुना है कि किलिन मांस अच्छा लगता है। मैं एक पवित्र जानवर हूं, तुमने मुझे खाने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम प्रतिशोर से नहीं डरते? फायर किलिन दहाड़ने लगा। रुद्रसेन ने फायर किलिन को लात मारी और उसे 10 मीटर से अधिक दूर उड़ने के लिए भेज दिया। आयो, लानत है, कमजोरों को धमकानी। क्या तुम अभी भी एक आदमी हो? फायर किलिन ने जोर से श्राप दिया। फायर किलिन की दिव्य शक्ति को रहस्यमय मनका द्वारा सोख लिया गया था और यह अत्यंत कमजोर था। अगर कोई अब फायर किलिन को देखता तो शायद वे विश्वास नहीं करते कि यह असली फायर किलिन था। पहले से फायर किलिन 1000 मीटर लंबा और 2 मीटर लंबा था। ये एक जंगली जानवर की तरह था और इससे निकलने वाला दबाव घुटन भरा था। यह फायर किलिन की तरह नहीं था। ये 1 मीटर से अधिक लंबा था और अगर कोई ध्यान से नहीं देखता तो वह सोचते कि ये एक साधारण काला जानवर है। झपट्टा मारना। एक तलवार की रोशनी फायर किलिन के शरीर पर लगी। फायर किलिन उड़ते हुए आया, लेकिन उसका शरीर लगभग अजेय था और रुद्रसेन की तलवार इसकी रक्षा को नहीं तोड़ सकी। हालांकि फायर किलिन की ताकत कम हो गई थी, फिर भी इसकी रक्षा उतनी ही मजबूत थी जितनी कि तब भी थी जब ये अपने चरम पर थी। फायर किलिन जमीन से उठा और गुस्से से कहा,
उथले पानी में एक अजगर झींगा द्वारा खेला जाता है और मैदानों में एक बाघ को कुत्तों द्वारा धमकाया जाता है। रुद्रसेन ने फायर किलिन को पकड़ लिया और जमीन पर फेंक दिया और डांटा, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? फायर किलिन गुस्से में था, लेकिन अब उसके पास कोई खेती नहीं थी, तो उसके पास बदला लेने की क्षमता नहीं थी। वह केवल नफरत में दांत पीस सकता था। रुद्रसेन ने लापरवाही से फायर किलिन को जंगल में फेंक दिया और फिर वहां से चले गए। उन्हें नहीं पता था कि इतना बड़ा हंगामा अन्य लोगों को आकर्षित करेगा या नहीं। दर्जनों मील की यात्रा करने के बाद रुद्रसेन को अलाव जलाने के लिए एक जगह मिली। शाह, रुद्रसेन का पूरा शरीर तनावग्रस्त हो गया। उसने सोचा कि वहां क्रूर जानवर धीरे धीरे आ रहे हैं। अंधेरी रात में रुद्रसेन की आंखें अतुलनीय रूप से तेज थीं। वो किसी भी समय तैयार था। जब तक कोई जानवर दिखाई देता था, वो तुरंत एक निश्चित हत्या हमला शुरू कर देता था। सुनसान जंगल में केवल वहीं बच सकते थे जो सतर्क थे। सनसनाहट, एक पिच ब्लैक आकृति बाहर निकल गई। ये वास्तव में फायर किलिन था। तुम यहां क्यों हो? रुद्रसेन ने अपनी आंखें घुमाई। फायर किलिन ने अपने दांत पीसे और कहा, उस राक्षसी गोले ने मेरी दिव्य शक्ति को निगल लिया है, इसलिए मुझे इसे वापस पाने का एक तरीका सोचना होगा। स्वाभाविक रूप से मुझे आपके साथ रहना होगा। यदि तुम किसी अन्य विचार की हिम्मत करते हो, तो मैं ये गारंटी नहीं दे सकता कि मेरा यह खजाना तुम्हें पूरी तरह से सूखा देगा। उस समय ना केवल तुम अपनी दिव्य शक्ति खो दोगे, बल्कि तुम अपना जीवन भी नहीं रख पाओगे। रुद्रसेन ने अपने होंठ को घुमा लिया। फायर किलिन ने अपनी गर्दन सिकोड़ ली। रुद्रसेन के शब्दों से स्पष्ट रूप से डरा हुआ, हालांकि इसने खुद को शांत रहने के लिए मजबूर किया। बव्वा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं आसानी से डर जाता हूं? फायर किलिन स्पष्ट रूप से पर्याप्त आश्वस्त नहीं था। रुद्रसेन ने फायर किलिन को देखा और पूछा, आप कहां से हैं? फायर किलिन ने उत्तर दिया, सेंट्रल होली स्काई प्रीफेक्चर। सेंट्रल होली स्काई प्रीफेक्चर, मार्शल हेवन महाद्वीप का पौराणिक केंद्र? रुद्रसेन चौंक गए। ये अफवाह थी कि सेंट्रल होली स्काई प्रीफेक्चर में सच्चे देवता थे और उन प्राचीन देवताओं को समर्पित कई मंदिर थे। सेंट्रल होली स्काई प्रीफेक्चर कुछ ऐसी बात नहीं थी जिसकी तुलना पूर्वी प्रांत कर सके। बव्वा, तुम काफी जानने वाले हो। फायर किलिन शरारती ढंग से हंसा। आप एक भव्य दिव्य जानवर हैं। आप इस तरह कैसे समाप्त हो गए? रुद्रसेन ने पूछा। ये सब इस टूटी हुई चीज के कारण है। फायर किलिन ने एक पत्थर उगला। ये हथेली के आकार का एक सियान पत्थर था। इसकी सतह पर गहरे भूरे रंग की चमक थी, जैसे कि ये खून से सना हुआ हो। रुद्रसेन ने जब उस रहस्यमय पत्थर को देखा तो उसकी पलकें जोर जोर से फड़कने लगीं। उसे लग रहा था कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। उस पत्थर में एक अजीब ताकत थी जो उसके आसपास के लोगों को प्रभावित कर सकती थी। ये किस तरह का पत्थर है? रुद्रसेन ने पूछा। ये बाहरी अंतरिक्ष से एक दिव्य पत्थर है। ये बाहरी अंतरिक्ष से गिरा और एक प्राचीन पवित्र सम्राट के खून से सना था। सेंट्रल होली स्काई प्रीफेक्चर इस सैक्रेड एम्परर स्टोन के लिए रक्तपात से भरा हुआ था। मुझे नहीं पता कि कितने शीर्ष विशेषज्ञ मारे गए, लेकिन अंत में मैंने इसे प्राप्त किया। मैं सेंट्रल होली स्काई प्रीफेक्चर से भाग गया और पूर्वी प्रांत जैसे दूरस्थ स्थान पर आ गया। किसके पास सोचा होगा कि पत्थर ऐसा अजीब काम करेगा? यह मेरे शरीर में था और यह मेरे शरीर को नियंत्रित करना चाहता था। मैं इसके खिलाफ लड़ता रहा और मैं कई बार लगभग इसका गुलाम बन गया। फायर किलिन का दिल अभी भी धड़क रहा था। वो पत्थर इतना अजीब क्यों है? रुद्रसेन चकित थे। एक प्राचीन पवित्र सम्राट के खून से सना हुआ पत्थर बेहद अजीब होना चाहिए। इसमें एक बहुत बड़ा रहस्य होना चाहिए, फायर किलिन ने कहा। रुद्रसेन ने कहा, क्या तुम मेरी तरफ से नहीं रहना चाहते थे? मुझे पवित्र सम्राट पत्थर दे दो और मैं तुम्हें मेरे पीछे आने दूंगा। ठीक है, मैं इसे तुम्हें दे दूंगा। फायर किलिन ने पवित्र सम्राट पत्थर को रुद्रसेन के पास फेंक दिया, जैसे कि उसने अभी अभी एक बड़ा बोझ फेंक दिया हो। इसने राहत की सांस ली। रुद्रसेन ने पवित्र सम्राट पत्थर को अपने हाथ में पकड़ लिया। भले ही यह केवल हथेली के आकार का था, यह बेहद भारी था। रुद्रसेन को इसे पकड़ने में कठिनाई हुई। यह पत्थर इतना भारी क्यों है? रुद्रसेन ने आश्चर्य से पूछा। यह बाहरी अंतरिक्ष से एक उल्का पिंड है। बेशक यह भारी है, फायर किलिन ने मुस्कुराते हुए कहा। रुद्रसेन ने पवित्र सम्राट पत्थर को ध्यान से देखा। जब उन्होंने पत्थर पर खून देखा तो रुद्रसेन को लगा कि उनका खून उबल रहा है। उसके शरीर का तापमान तेजी से बढ़ रहा था और उसके सिर में चक्कर आ रहे थे।
रुद्रसेन को बुरा लग रहा था, लेकिन वो अपने विचारों को नियंत्रित नहीं कर सके। फायर किलिन ने अपने पंजे फैलाए और पवित्र सम्राट पत्थर को छुआ। रुद्रसेन अपने होश में वापस आ गए। अभी क्या हुआ? रुद्रसेन ने पूछा। वो अभी भी डरा हुआ था। वो पवित्र सम्राट पत्थर बहुत अजीब है, वो डरावना है। आप इसे नहीं देख सकते। कोशिश करें कि इसे ना छुएं। मुझे नहीं पता कि ये किस तरह का रहस्य छुपाता है, फायर किलिन ने कहा। जब रुद्रसेन ने सोचा कि उनका शरीर कैसे बदल गया है और कैसे उन्होंने खुद को लगभग खो दिया है, तो उनका दिल धड़कने लगा। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि फायर किलिन ने कहा था। पवित्र सम्राट पत्थर बहुत अजीब था। वो इसे अपने वर्तमान स्तर पर छू नहीं सकता था। रुद्रसेन ने पवित्र सम्राट पत्थर को अपनी अंगूठी में रखा। वो तब तक इंतजार करेगा जब तक वो मजबूत नहीं हो जाता। फिर वो पवित्र सम्राट पत्थर का अध्ययन करेगा। मैं अंत में वापस आ गया हूं। भाड़े के शहर को देखकर रुद्रसेन मुस्कुरा पड़े। अगर मुझे डेमन ऑर्ब द्वारा नहीं निगल लिया गया होता तो मैं इस शहर को खा जाता, फायर किलिन बुदबुदाया। लेकिन तुम पहले से ही ऐसे हो चुके हो। बेहतर होगा कि तुम स्वयं को व्यवहार करो। अगर कोई तुम्हें पहचान लेता है तो मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। फायर किलिन चुप हो गया। वो किसी इंसान से अलग नहीं होना चाहता था। भाड़े का शहर अभी भी बहुत जीवंत था। बहुत से लोग फायर किलिन के बारे में बात कर रहे थे। इस मामले ने भारी हंगामा खड़ा कर दिया, क्योंकि फायर किलिन को मारने की कोशिश करने वाले काश्तकारों को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। अब फायर किलिन कहीं नहीं मिला। मैंने सुना है कि कुछ प्राचीन शक्तियां फायर किलिन को मारने के लिए विशेषज्ञों का एक समूह भेजने की योजना बना रही हैं। मैंने ये भी सुना है कि सेंट्रल सेक्रेड स्काई रीजन के विशेषज्ञ फायर किलिन के ठिकाने की तलाश कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि फायर किलिन ने सेंट्रल सेक्रेड स्काई रीजन में कुछ खजाना चुरा लिया है और वहां के प्राचीन परिवारों को नाराज कर दिया है। मुझे नहीं पता कि उजाड़ जंगल में दिखाई देने वाला फायर किलिन है जिसे सेंट्रल सेक्रेड स्काई रीजन की प्राचीन शक्तियां ढूंढ रही हैं। रास्ते में रुद्रसेन और फायर किलिन ने कुछ अफवाहें सुनी। जब फायर किलिन ने सेंट्रल सेक्रेड स्काई रीजन शब्द सुने तो उसने बहुत गंभीरता से सुना। जाहिर है ये आदमी इस बात से भी चिंतित था कि सेंट्रल सेक्रेड स्काई रीजन के प्राचीन परिवारों से ढूंढ लेंगे। रुद्रसेन वास्तव में थोड़ा चिंतित थे, क्योंकि सेंट्रल सेक्रेड स्काई रीजन के लोग सेंट रॉयल स्टोन प्राप्त करने के लिए फायर किलिन की तलाश कर रहे थे, लेकिन अब सेंट रॉयल स्टोन उनके हाथों में था। हालांकि रुद्रसेन को राहत मिली जब उन्होंने फायर किलिन की वर्तमान स्थिति देखी। रुद्रसेन नीलामी घर पहुंचे। जब रुद्रसेन वापस लौटे तो शनाया देवयानी उत्साह से बाहर भाग गई। जब से उसे वीरान जंगल में होने वाले बदलावों के बारे में पता था, शनाया देवयानी रुद्रसेन के बारे में चिंतित थी। ये केवल उस पल था जब शनाया देवयानी को एहसास हुआ कि रुद्रसेन के प्रति उनकी भावनाएं केवल व्यक्तिगत लाभों के कारण नहीं थीं। इस अवधि के दौरान वो वास्तव में रुद्रसेन के प्रति आकर्षित हो गई थी और उसके दिल में एक और आदमी था। ये देखकर कि रुद्रसेन सकुशल लौट आए हैं, शनाया देवयानी को राहत मिली। चलो वापस चलते हैं और बात करते हैं, रुद्रसेन ने कहा। बाहर बहुत सारे लोग थे, इसलिए बहुत ज्यादा बात करना सुविधाजनक नहीं था। हाँ, शनाया देवयानी ने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया और रुद्रसेन के साथ भाड़े के संग में प्रवेश किया। अरे, ये बच्चा वास्तव में अद्भुत है। वो बहुत छोटा है और उसे पहले से ही इतनी हॉट लड़की मिल गई है, फायर किलिन उसके दिल में बुदबुदाया। रुद्रसेन और शनाया देवयानी के कमरे में गए और फायर किलिन उनके पीछे पीछे चले गए। उसने नाखुशी से कहा, ये दिन का उजाला है। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम कुछ शर्मनाक कर रहे हो? क्या आंखों की किरकिरी है? रुद्रसेन, मुझे भूख लगी है। जल्दी करो और किसी को मेरे लिए खाना तैयार करने के लिए लाओ। हाँ, शनाया देवयानी डर गई। धिक्कार है किलिन, हाथापाई करो और अपना खाना खुद ढूंढो। रुद्रसेन ने फायर किलिन को एक किक के साथ उड़ा दिया। मैं तुम्हें नपुंसक होने का शाप देता हूं, फायर किलिन ने शाप दिया और चला गया। क्या है वो, एक बात करने वाला राक्षस? शनाया देवयानी ने आश्चर्य से चिल्लाई। देवयानी, तुम्हें निश्चित रूप से उम्मीद नहीं थी कि वो आदमी फायर किलिन होगा, है ना? रुद्रसेन ने मुस्कुराते हुए कहा। आह, फायर किलिन? वो कैसे संभव है? क्या फायर किलिन पहाड़ के आकार का एक भयानक जानवर है? ऐसा कैसे हो गया? शनाया देवयानी ने शौक में पूछा।
उस आदमी के शरीर में कुछ हुआ, इसलिए उसका शरीर छोटा हो गया। अब वो मेरे आसपास चक्कर लगा रहा है, छोड़ने से इनकार कर रहा है। बाद में मैं तुम्हारी खेती को परिष्कृत और बढ़ाने के लिए कुछ क्लीन रक्त लाऊंगा। क्लीन रक्त। शनाया देवयानी की आंखें चमक उठीं। वो स्वाभाविक रूप से जानती थी कि क्लीन रक्त कितना कीमती होता है। उसके उत्साह में शनाया देवयानी ने रुद्रसेन को गले लगा लिया और रुद्रसेन ने इस अवसर को जाने नहीं दिया, उसे बिस्तर पर दबा दिया। क्या क्या तुम वास्तव में चाहते हो कि मैं तुम्हें कुछ क्लीन रक्त दूं? सपना देखो। क्या तुम जानते हो कि मेरे शरीर में क्लीन रक्त कितना कीमती है? उस रात जब फायर किलिन ने रुद्रसेन का अनुरोध सुना तो वो बारूद की बैरल की तरह फट गया। मुझे केवल 2 बूंदों की आवश्यकता है, आप इतने कंजूस नहीं हो सकते, है ना? रुद्रसेन ने कहा। किलिन रक्त साधारण रक्त नहीं है, ये रक्त का सार है। खोई हुई हर बूंद मेरे लिए बहुत बड़ी क्षति है और इसे ठीक होने में लंबा समय लगेगा। तुम ये चाहते हो? बिल्कुल नहीं। फायर किलिन ने सीधे खारिज कर दिया, जिससे बातचीत के लिए कोई जगह नहीं बची। रुद्रसेन ने कहा, उस स्थिति में मैं देखना चाहता हूं कि पवित्र आकाश महाद्वीप से लोग कब आते हैं। उस समय मैं तुम्हें बेच दूंगा। फायर किलिन ने उपहास किया। मुझे बेच दो और तुम भी मर जाओगे। सेंट किंग स्टोन तुम्हारे हाथों में है। मैं सेंट किंग स्टोन को भी सौंप दूंगा। कौन जानता है, ये एक बड़ी योग्यता हो सकती है। फायर किलिन ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। तुम घृणित और बेशर्म हो। वहां भी यहां भी ये भी सही है, तुम भी एक अच्छे इंसान नहीं हो। तुमने कितने लोगों को खाया है। लानत है, तुमसे छुटकारा पाना भी दुनिया पर एक एहसान कर रहा है। रुद्रसेन ने जवाब दिया। तुम जीतते हो, लेकिन याद रखना यह एकमात्र समय है, कोई दूसरी बार नहीं है। फायर किलिन ने शातिर तरीके से कहा। ठीक है, सौदा। रुद्रसेन ने सिर हिला दिया। अंत में रुद्रसेन ने फायर किलिन से क्लीन रक्त की 2 बूंदें प्राप्त की। किसी को मेरे लिए शराब और मांस लाने के लिए लाओ, मैं खुद को फिर से भरना चाहता हूं। फायर किलिन चिल्लाया। ठीक है, कोई बात नहीं। रुद्रसेन ने शनाया देवयानी को इस बारे में बताया। शनाया देवयानी आदेश देने गई। फिर रुद्रसेन ने किलिन रक्त से जुग चीनी मिट्टी की बोतल निकाली और शनाया देवयानी को दे दी। अंदर किलिन रक्त की 1 बूंद थी। दहाड़। समय समय पर बोतल से दहाड़ सुनाई दे रही थी। किलिन रक्त की बूंद एक छोटे से लाल वल किलिन में बदल गई, जो रुद्रसेन और शनाया देवयानी पर दहाड़ रही थी। किलिन रक्त में वास्तव में एक आत्मा है, जैसा कि एक भगवान जानवर के रक्त से अपेक्षित है। शनाया देवयानी ने आश्चर्य से कहा। रुद्रसेन ने कहा, गंवाने के लिए समय नहीं है, आओ इस किलिन रक्त को परिष्कृत करें। शनाया देवयानी ने सिर हिलाया। रुद्रसेन शनाया देवयानी के कमरे से बाहर निकला और बगल के कमरे में चला गया। उसने वही चीनी मिट्टी की बोतल निकाली। अंदर किलिन रक्त की 1 बूंद थी। वर्तमान में रुद्रसेन की साधना मार्शल मास्टर क्षेत्र के दूसरे स्वर्ग में रुक गई थी। रुद्रसेन को उम्मीद थी कि वह फिर से तोड़ने के लिए किलिन रक्त का उपयोग कर सकते हैं। उसने किलिन रक्त निगल लिया। फिर रुद्रसेन ने प्राचीन ड्रैगन स्क्यू हाथी कला का प्रसार करना शुरू किया। रुद्रसेन के शरीर के भीतर एक अत्याचारी ऊर्जा उमड़ पड़ी। वह एक पल में फट गई। रुद्रसेन ने पागलपन से अपने शरीर की ऊर्जा को निगल लिया। उसे नहीं पता था कि कितना समय बीत चुका है। रुद्रसेन को अचानक लगा कि उनका शरीर अत्याचारी ऊर्जा की लहरें उत्सर्जित कर रहा है। उसकी अपनी ताकत भी छलांग और सीमा सी बढ़ने लगी थी। बूम! रुद्रसेन के शरीर से एक भयानक आभा निकली थी। रुद्रसेन के शरीर के भीतर बाढ़ की तरह जो शक्ति थी, वह तेजी से उनके मेरिडियन के माध्यम से घूम रही थी। उसके पीछे एक प्राचीन ड्रैगन स्क्यू हाथी की आकृति अस्पष्ट रूप से देखी जा सकती थी। रुद्रसेन की साधना ने एक बार फिर एक परिवर्तन पूरा कर लिया था, जो मार्शल मास्टर क्षेत्र के तीसरे स्वर्ग तक पहुंच गया था। रुद्रसेन भाड़े के शहर में बहुत लंबे समय तक नहीं रहे, क्योंकि रुद्रसेन को अपने परिवार से मिलने के लिए घर जाना था। 3 साल तक कैलन एकेडमी ज्वाइन करने के बाद रुद्रसेन को भी अपने परिवार की बहुत याद आती थी। रुद्रसेन और फायर किलिंग सड़क पर थे। 10 दिन बाद रुद्रसेन पूर्वनगर पहुंचे। पूर्वनगर और नीलकाश नगर, जहां रुद्रसेन का परिवार स्थित है, अभी भी 3 दिन दूर हैं।
रुद्रसेन जाने से पहले एक दिन के लिए पूर्वनगर में आराम करने की योजना बना रहे हैं। पूर्वनगर स्वाभाविक रूप से भाड़े के शहर की तुलना में बहुत कम जीवंत है। न ही यह नीलकाश नगर जितना बड़ा है। नीलकाश नगर, जहां रुद्रसेन का परिवार स्थित है, जंगल के बहुत करीब है, इसलिए यह एक बहुत जीवंत शहर भी है। हाल के वर्षों में नीलकाश नगर के 4 प्रमुख परिवारों ने संयुक्त रूप से एक पत्र लिखा है, जिसमें नीलकाश नगर को नीलकाश सिटी में अपग्रेड करने की उम्मीद की गई है और उच्चाधिकारी इस मामले पर विचार कर रहे हैं। जहां तक पूर्वनगर की बात है, यह एक साधारण शहर है, जो ना तो जंगल के करीब है और न ही कीमती संसाधनों से घिरा हुआ है। इसलिए यह सड़क पर लोगों के आराम करने का एक अस्थायी स्थान है। रुद्रसेन और फायर किलिन नीलकाश नगर की सड़क पर चले गए। मुझे लगता है कि हमें पहले एक बड़ा भोजन करने की जगह ढूंढनी चाहिए, फिर आराम करने की जगह, फायर किलिन ने कहा। फायर किलिन को काफी लालची कहा जा सकता है। जब वे भाड़े के संघ में थे, तो भाड़े के संघ की रसोई फायर किलिन का युद्ध क्षेत्र बन गई, जिसने भाड़े के संघ के शेफ को रोना चाहता था, लेकिन उसके पास आंसू नहीं थे, क्योंकि अभी अभी बनाया गया कुछ भोजन पलक झपकने ही गायब हो गया। इसे फायर किलिन ने खा लिया था। इस घटना के कारण बहुत सारे दंगे हुए और हर किसी को भाड़े के संघ द्वारा प्रीतित भावित होने की अफवाह फैल गई थी। रुद्रसेन स्वाभाविक रूप से फायर किलिन के छोटे अनुरोध को अस्वीकार नहीं करेंगे। अब उसे ये भूख लगी है। रुद्रसेन ने कहा, तो चलो पहले एक अच्छा भोजन करने के लिए एक रेस्तरां ढूंढते हैं। रुद्रसेन और फायर किलिन एक रेस्तरां की ओर चल दिए। जाओ जाओ। इसी समय दूरी पर काले और पीले घोड़ों पर सवार 1 दर्जन से अधिक लोगों का एक समूह सड़क पर बेतहाशा दौड़ा, जिससे गंदगी हो गई। कई लोग घबराहट में इनसे बचते थे। अगर कोई धीरे धीरे चकमा देता है, तो ये लोग चाबुक निकालेंगे और दूसरे पक्ष को कोड़े मारेंगे। उनके तरीके निर्दयी हैं। बहुत से लोग परेशानी में थे। इन लोगों को इतना अत्याचारी कहा जा सकता है। ये लोग कौन हैं? तुम्हारी इतनी अराजक होने की हिम्मत कैसे हुई? रुद्रसेन ने भौहें चढ़ा ली और बुदबुदाने के बिना नहीं रह सका। वहां से गुजर रहे लोगों के एक समूह ने रुद्रसेन की बड़बड़ाहट सुनी और उनके हाव भाव डूब गए। बव्वा, क्या तुम अंधे हो? नालन परिवार के लोगों को भी नहीं जानते? आप वास्तव में मेरी पीठ पीछे नालन परिवार के बारे में बात करने की हिम्मत करते हैं। आप वास्तव में मौत को डेट कर रहे हैं। उस युवक गुरु ने सीधी अपने चाबुक से रुद्रसेन पर बरस पड़ा। द्वारा नहीं, उसके हाथ में चाबुक एक जहरीले सांप की तरह था, जो सीधे रुद्रसेन के चेहरे पर हमला कर रहा था। क्रैक! रुद्रसेन ने हाथ बढ़ाया और चाबुक पकड़ लिया। उसने ठंडे स्वर में कहा, नालन कबीला, क्या ये नीलकाश नगर का नालन परिवार है? नीलकाश नगर में 4 बड़े परिवार थे। वे रुद्रसेन के सेन परिवार, सिया का राणा परिवार और वांग परिवार थे। बेशक एक और परिवार था जिसका उल्लेख किया जाना था, और वह था नालन परिवार। ये नालन परिवार साधारण नहीं था। नालन परिवार नीलकाश नगर में केवल एक शाखा थी, और मुख्य शाखा नालन परिवार थी, जो सौराष्ट्रपुर के शीर्ष 10 परिवारों में से एक था। उनके पीछे नालन परिवार के साथ नीलकाश नगर में नालन परिवार सबसे शक्तिशाली था। अक्सर सेन परिवार, राणा परिवार और वांग परिवार को नालन परिवार के खिलाफ लड़ने के लिए सेना में शामिल होने की आवश्यकता होती थी। नालन परिवार महत्वाकांक्षी था और अन्य तीनों परिवारों को अपने कब्जे में लेना चाहता था और नीलकाश नगर को पूरी तरह से नियंत्रित करना चाहता था। नीलकाश नगर एक गढ़ था जो जंगली जंगल की ओर जाता था और बहुत महत्वपूर्ण था। नीलकाश नगर को नियंत्रित करना पैसा कमाने के खजाने को नियंत्रित करने के लिए कहा जा सकता है। नीलकाश नगर में अनगिनत भाड़े के सैनिक और साहसी लोग भी सक्रिय थे। ये भाड़े के सैनिक और साहसी लोग अक्सर जंगली जंगल से बहुत सी चीजों के साथ बाहर आते थे, जैसे कि औषधीय जड़ी बूटियां, जानवरों की शवाधान और यहां तक कि काश्तकारों की गुफाओं में पाए जाने वाले कुछ खजाने भी। लड़के, तुम स्पष्ट रूप से नालन परिवार के बारे में जानते हो और तुम अभी भी विरोध करने की हिम्मत करते हो। क्या तुम मरना चाहते हो? अब जाने दो, घुटने टेक दो और माफी मांगो और मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं। अन्यथा मैं तुम्हें मुझे अपमानित करने के दयनीय भाग्य से अवगत कराऊंगा। युवक ने ठंडे स्वर में कहा। रुद्रसेन नालन परिवार के सभी छोटे सदस्यों को जानते थे, लेकिन रुद्रसेन इस व्यक्ति को नहीं जानते थे। इसीलिए रुद्रसेन ने अनुमान लगाया कि वह शादी से नालन परिवार का रिश्तेदार हो सकता है। रुद्रसेन नालन परिवार से नहीं डरते थे, तो वह एक रिश्तेदार के बेटे से कैसे डर सकते थे? नालन परिवार भी एक बड़ा परिवार है,
क्या वह युवा पीढ़ी को इस तरह व्यवहार करना सिखाते हैं? रुद्रसेन ने ठंडे स्वर में कहा। लड़के, तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? तुम नालन परिवार को ये सिखाने की हिम्मत करते हो? क्या तुम मरना चाहते हो? युवक का चेहरा भयंकर था। तुम कचरे के गुच्छे मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते। आज मैं नालन परिवार की युवा पीढ़ी को अच्छा सबक सिखाऊंगा। रुद्रसेन ने उपहास किया और युवक के हाथ में चाबुक पकड़ लिया। पिया! रुद्रसेन ने चाबुक से प्रहार किया जो युवक के शरीर पर लगा। युवक के शरीर पर खून का निशान दिखाई दिया। आ! रुद्रसेन के चाबुक से उड़ते हुए भेजे जाने पर युवक बुरी तरह चिल्लाया। बहुत बढ़िया! आसपास के कई लोगों ने जोर से जयकारा किया। जो लोग सिर्फ थे, उन्हें अधिक समर्थन मिलेगा, जबकि जो अन्यायी थे, उन्हें बहुत कम समर्थन मिलेगा। ये लोग अहंकारी और निरंकुश थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से दूसरों द्वारा उनसे नफरत की जाती थी। रुद्रसेन के कार्यों ने कई लोगों को संतुष्ट महसूस कराया। युवा मास्टर, क्या आप ठीक हैं? अन्य लोग युवक की मदद करने के लिए जल्दी से अपने घोड़ों से उतर गए। तुम सब मर चुके हो? क्या तुमने नहीं देखा कि मुझे पीटा गया था? सब लोग जाओ और इस लड़के को पकड़ लो। मैं उसे इच्छा करूंगा कि वह मर गया होता। युवक गुस्से से चिल्लाया। उसने घृणा से भरी अपनी लंबी और संकीर्ण आंखों से रुद्रसेन की ओर देखा। हाँ युवा मास्टर। युवक का आदेश प्राप्त करने के बाद एक दर्जन गार्ड रुद्रसेन की ओर दौड़ पड़े। उनमें से हर एक क्रूर और क्रूर लग रहा था। फायर किलिन ने अपनी आंखें ढक लीं और चिल्लाया, ये मेरी आंखों में दर्द होता है, ये मेरी आंखों में दर्द होता है। एक गुच्छा कचरे का। अधिक से अधिक आप सिर्फ एक लोमड़ी है जो बाघ बनने का नाटक कर रहे हैं। हालांकि गार्डों ने ऐसा नहीं सोचा था। उनके एक समूह को एक युवक से कैसे निपटना नहीं चाहिए। लड़के, तुमने हमारे युवा मालिक को मारने की हिम्मत की, तुमने भालू का दिल और तेंदुए का पित्त खाया होगा। गार्डों का वह समूह बुरी तरह से हंसा और पूरी गति से रुद्रसेन की ओर बढ़ गया। भूम! एक ही समय में एक दर्जन गार्ड ने हमला किया और उसी समय रुद्रसेन की ओर बढ़ गए। जब तक वे रुद्रसेन को पकड़ सकते थे, उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि रुद्रसेन मर चुके हैं या जीवित। छोटे भाई, जल्दी से भागो, ये लोग नालान परिवार के चचेरे भाई हैं। आम लोग नालान परिवार को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकते। भीड़ में से किसी ने रुद्रसेन को याद दिलाया। ठीक है, रुद्रसेन ने धीरे से उत्तर दिया। फिर उसने गार्डों की ओर देखा। रुद्रसेन का चेहरा ठंडा था। दुष्ट की मदद करते हुए तुम मारे जाओगे। सरसराहट। रुद्रसेन चले गए। सभी ने केवल एक छाया को उनसे चमकते हुए देखा। थप्पड़, थप्पड़, थप्पड़। तुम कौन हो? युवक ने डर के मारे रुद्रसेन की ओर देखा। कोई ऐसा जिसे तुम अपमानित नहीं कर सकते। रुद्रसेन ने युवक की ओर ठंडे स्वर में देखा और कहा, याद रखो, ज्यादा घमंडी मत बनो। कोई तुम्हें सबक सिखाएगा। दफा हो जाओ। चलिए। युवक ने रुकने की हिम्मत नहीं की। वह उठा, अपने घोड़े पर सवार हो गया और अपने अधीनस्थों के साथ भाग गया। युवा मास्टर, क्या हम इसे सहन करने जा रहे हैं? एक गार्ड ने अनिच्छा से कहा। बिल्कुल नहीं। मेरा चचेरा भाई मेयर के घर में आराम कर रहा है। चलो उससे मिलने चलते हैं। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि वह एक भयानक मौत मर जाए। लोगों का समूह जल्दी से चला गया। छोटे भाई, जिसे पीटा गया उसका नाम लोकेश प्रकाश है। वह नालन कबीले का रिश्तेदार है। नालन कबीले की जड़ें सौरभपुर में गहरी हैं। उन्हें ठेस पहुंचाना आपके लिए अच्छी बात नहीं है। आपको जल्दी से चले जाना चाहिए। यह सही है छोटे भाई। नालन कबीले को आपको रोकने ना दें, अन्यथा आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। कोई रुद्रसेन को यह बताने आया कि क्या हुआ था। रुद्रसेन छुआ गया। दुनिया में अभी भी कई अच्छे लोग थे। मैं सावधान रहूंगा। रुद्रसेन ने अपनी मुट्ठी बांधी और चले गए। नालन कबीले में असाधारण शक्ति थी। इसके अलावा नालन कबीले को सौरभपुर के नालन कबीले का समर्थन प्राप्त था। इसलिए वे बिना किसी संदेह के जो चाहे वो कर सकते थे। हालांकि किसी ने भी नालन कबीले को उकसाने की हिम्मत नहीं की। यहां तक कि सेन वांग और राणा कबीले ने भी नालन कबीले को नाराज करने की हिम्मत नहीं की। क्या आप डरे हुए हैं? आग किलिन फुसफुसाया। मुझे किस बात का डर है? रुद्रसेन ने अपने होठ भींचे। यह सही है, डरने की क्या बात है? इस तरह का एक छोटा सा कबीला मेरी आंखों में भी प्रवेश नहीं कर सकता। फायर क्लीन ने तिरस्कार पूर्वक कहा। रुद्रसेन ने कहा, यह अतीत की बात है। अब वे तुम्हारी खाल उतार कर तुम्हें पका सकते हैं। लानत है,
आपके पास अभी भी ऐसा कहने की हिम्मत है? यह सब आपके दानव गोले के कारण है। देर या सवेरे मैं इसे नष्ट कर दूंगा। फायर क्लीन चिल्लाया। रुद्रसेन ने व्यंजनों, अच्छी शराब और अच्छे मान से भरी एक मेज का आदेश दिया। फायर क्लीन ने ऐसा काम किया जैसे उसने पहले कभी कुछ नहीं खाया हो, क्योंकि उसने भोजन को नीचे गिरा दिया था। रुक मत, फायर क्लीन फुसफुसाया। वेटर, चलते रहो। रुद्रसेन ने वेटर को बुलाया और उसे व्यंजन परोसने का निर्देश दिया। छोटे दूसरे भाई ने इस जोड़ी को अजीब तरह से देखा और अपने दिल में बुदबुदाया, क्या यह मालिक अपने पालतू जानवरों के लिए थोड़ा बहुत अच्छा नहीं है? हालांकि वेटर को स्वाभाविक रूप से यह दृश्य देखना पसंद आया, क्योंकि रेस्टोरेंट की आवाज और भी बेहतर हो गई थी। कई भोजनकर्ताओं ने रुद्रसेन और फायर क्लीन के संयोजन की ओर इशारा किया। वाओ! फायर क्लीन हर किसी की ओर इशारा करने से बहुत असंतुष्ट लग रहा था। इसने गहरी दहाड़ निकाली और अपने आसपास के लोगों को ठंडी आंखों से देखा। हालांकि फायर क्लीन के शरीर में कोई दैवीय शक्ति नहीं थी और इसकी साधना कम हो गई थी, फिर भी यह एक दैवीय जानवर था। इसकी क्रूर आभा अभी भी थी। एक दहाड़ के साथ इसने कई लोगों को डर से कांप दिया। उन्होंने अब इसके बारे में बात करने की हिम्मत नहीं की। उन सभी ने अपनी निगाहें हटा ली और आज्ञाकारी रूप से अपना भोजन खाया। तुम्हारा पेट किस चीज से बना है? फायर क्लीन द्वारा 10वीं व्यंजनों की मेज खाने के बाद रुद्रसेन ने आखिरकार खुद से बुदबुदाया। इसे मेरे पेट में एक ब्रह्मांड कहा जाता है। मैं एक तारे को भी मिगल सकता हूं। फायर क्लीन ने अपने होंठ काले किए। तो तुम समय के अंत तक खाने जा रहे हो, जब तक समुद्र सूख ना जाएं और चट्टानें सड़ ना जाएं। चलो चलो चलो। रुद्रसेन उठे और बिल चुकाने चले गए। चलो आज के लिए इस हद तक खाते हैं। जब हम तुम्हारे घर पहुंचेंगे तो पूरा भोजन करेंगे, फारिकलिन ने कहा। रुद्रसेन लगभग जमीन पर गिर पड़े। ऐसा लग रहा था जैसे उसने सेन परिवार की रसोई गिरने का दृश्य पहले ही देख लिया हो। बिल का भुगतान करने के बाद रुद्रसेन और फायर क्लीन रेस्तरां से बाहर चले गए। रुद्रसेन ने आराम करने के लिए एक सड़ाई खोजने और कल अपनी यात्रा जारी रखने की योजना बनाई। अगले 3 दिनों में वह नीलकाश नगर पहुंच जाएगा। वह और फायर क्लीन अभी बाहर निकले ही थे कि दर्जनों लोग दूर से जमा हो गए। वहां पर मुख्य भूमिका में लोकेश प्रकाश थे, जिन्हें रुद्रसेन ने सबक सिखाया था। उसने रुद्रसेन को देखा और उसकी दिशा में इशारा किया। लोगों का यह समूह तेजी से दौड़ा और रुद्रसेन को घेर लिया। भीड़ अलग हो गई और एक युवा मास्टर बाहर चला गया। चचेरे भाई, ये वह बच्चा है जिसने मुझे मारा। मैंने पहले ही नालन परिवार को सूचना दे दी है, लेकिन उसने फिर भी हमला किया। वह हमारे नालन परिवार को अपनी आंखों में बिल्कुल भी नहीं डालता। लोकेश प्रकाश ने दांत पीसते हुए कहा। युवा मास्टर बहुत सुंदर था। वह सफेद कपड़े पहने हुए था और उसकी छवि एक धर्मनिरपेक्ष युवा गुरु की थी। रुद्रसेन, ये तुम हो? रुद्रसेन को देखने के बाद सफेद कपड़े पहने युवा मास्टर स्पष्ट रूप से बहुत आश्चर्यचकित थे। यह सही है, ये मैं हूं। रुद्रसेन ने सिर हिलाया। रुद्रसेन इस व्यक्ति को जानते थे। नालेंद्र सोमेश, नालन परिवार के कुल पिता के तीसरे बेटे। वे रुद्रसेन के समान आयु के थे और रुद्रसेन के समान ही एक प्रतिभाशाली थे। रुद्रसेन ने वज्रादीक्षा कॉलेज में दाखिला लिया था और नालेंद्र सोमेश ने त्यानले कॉलेज में, जो 9 कॉलेजों में से एक है। अब दोनों पक्षों ने 3 साल से एक दूसरे को नहीं देखा था। उनका रिश्ता स्वाभाविक रूप से अच्छा नहीं था। नालन परिवार बहुत महत्वाकांक्षी था और सेन, वांग और राणा परिवारों को अपने कब्जे में लेना चाहता था। इसलिए सेन परिवार और नालन परिवार के बीच अच्छे संबंध नहीं थे और युवा पीढ़ी स्वाभाविक रूप से एक जैसी थी। तुमने मेरे चचेरे भाई को मारा, रुद्रसेन ने कहा। नालेंद्र सोमेश ने रुद्रसेन की ओर उदासीनता से देखा। इस आदमी ने खुद को मूर्ख बना लिया, इसलिए मुझे नालन परिवार को इसे सबक सिखाने में मदद करनी पड़ी। रुद्रसेन ने कंधे उचकाए और कहा, अगर वह नालन परिवार की प्रतिष्ठा का उपयोग बाहर अपराध करने के लिए जारी रखता है तो नालन परिवार की प्रतिष्ठा बर्बाद हो जाएगी। बेशक मुझे अपनी धन्यवाद देने की आवश्यकता नहीं है, मैंने सिर्फ उसकी मदद की। नालेंद्र सोमेश का मुंह जोर जोर से फड़क गया। फिर वह उदास लग रहा था। उसने रुद्रसेन की ओर ठंडे भाव से देखा और कहा, क्या तुम्हें लगता है कि नालन परिवार को तुम्हारे द्वारा सबक सिखाने की आवश्यकता है? रुद्रसेन, हम पुराने दोस्त हैं, इसलिए मैं तुम्हारे लिए चीजों को मुश्किल नहीं बनाऊंगा। मैं लोकेश प्रकाश को उसी तरह तुम्हें मारने दूंगा जिस तरह से तुमने उसे मारा था। बेहतर होगा कि तुम सहयोग करो और मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। यदि तुम दयालुता की सराहना नहीं करना जानते हो तो मैं आज तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। लोकेश प्रकाश ने चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान के साथ कहा।
वह अपने हाथ में एक लंबा चाबुक पकड़े हुए था और हिंसक रूप से रुद्रसेन की ओर बढ़ गया। वे हमला करने जा रहे हैं। कई लोग हैरान रह गए। रुद्रसेन को हर कोई दया की नजर से देख रहा था। भीड़ की नजर में रुद्रसेन का पक्ष कमजोर था, जबकि नालेंद्र सोमेश के पक्ष में ज्यादा लोग थे। एक बार जब कोई संघर्ष होता है तो वे नुकसान में होंगे। अब शायद वह इस दूसरे पक्ष द्वारा कोड़े मारे जाने को सहन करके ही इस आपदा से बच सकता था। लड़के, मैं तुम्हें मेरे चाबुक का स्वाद चखाऊंगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसने सेन परिवार की रसोई गिरने का दृश्य पहले ही देख लिया हो। बिल का भुगतान करने के बाद रुद्रसेन और फायर क्लीन रेस्तरां से बाहर चले गए। रुद्रसेन ने आराम करने के लिए एक सड़ाई खोजने और कल अपनी यात्रा जारी रखने की योजना बनाई। अगले 3 दिनों में वह नीलकाश नगर पहुंच जाएगा। वह और फायर क्लीन अभी बाहर निकले ही थे कि दर्जनों लोग दूर से जमा हो गए। वहां पर मुख्य भूमिका में लोकेश प्रकाश थे, जिन्हें रुद्रसेन ने सबक सिखाया था। उसने रुद्रसेन को देखा और उसकी दिशा में इशारा किया। लोगों का यह समूह तेजी से दौड़ा और रुद्रसेन को घेर लिया। भीड़ अलग हो गई और एक युवा मास्टर बाहर चला गया। चचेरे भाई, ये वह बच्चा है जिसने मुझे मारा। मैंने पहले ही नालन परिवार को सूचना दे दी है, लेकिन उसने फिर भी हमला किया। वह हमारे नालन परिवार को अपनी आंखों में बिल्कुल भी नहीं डालता। लोकेश प्रकाश ने दांत पीसते हुए कहा। युवा मास्टर बहुत सुंदर था। वह सफेद कपड़े पहने हुए था और उसकी छवि एक धर्मनिरपेक्ष युवा गुरु की थी। रुद्रसेन, ये तुम हो? रुद्रसेन को देखने के बाद सफेद कपड़े पहने युवा मास्टर स्पष्ट रूप से बहुत आश्चर्यचकित थे। यह सही है, ये मैं हूं। रुद्रसेन ने सिर हिलाया। रुद्रसेन इस व्यक्ति को जानते थे। नालेंद्र सोमेश, नालन परिवार के कुल पिता के तीसरे बेटे। वे रुद्रसेन के समान आयु के थे और रुद्रसेन के समान ही एक प्रतिभाशाली थे। रुद्रसेन ने वज्रादीक्षा कॉलेज में दाखिला लिया था और नालेंद्र सोमेश ने त्यानलय कॉलेज में, जो 9 कॉलेजों में से एक है। अब दोनों पक्षों ने 3 साल से एक दूसरे को नहीं देखा था। उनका रिश्ता स्वाभाविक रूप से अच्छा नहीं था। नालन परिवार बहुत महत्वाकांक्षी था और सेन, वांग और राणा परिवारों को अपने कब्जे में लेना चाहता था। इसलिए सेन परिवार और नालन परिवार के बीच अच्छे संबंध नहीं थे और युवा पीढ़ी स्वाभाविक रूप से एक जैसी थी। तुमने मेरे चचेरे भाई को मारा, रुद्रसेन ने कहा। नालेंद्र सोमेश ने रुद्रसेन की ओर उदासीनता से देखा। इस आदमी ने खुद को मूर्ख बना लिया, इसलिए मुझे नालन परिवार को इसे सबक सिखाने में मदद करनी पड़ी। रुद्रसेन ने कंधे उचकाए और कहा, अगर वह नालन परिवार की प्रतिष्ठा का उपयोग बाहर अपराध करने के लिए जारी रखता है तो नालन परिवार की प्रतिष्ठा बर्बाद हो जाएगी। बेशक मुझे अपनी धन्यवाद देने की आवश्यकता नहीं है, मैंने सिर्फ उसकी मदद की। नालेंद्र सोमेश का मुंह जोर जोर से फड़क गया। फिर वह उदास लग रहा था। उसने रुद्रसेन की ओर ठंडे भाव से देखा और कहा, क्या तुम्हें लगता है कि नालन परिवार को तुम्हारे द्वारा सबक सिखाने की आवश्यकता है? रुद्रसेन, हम पुराने दोस्त हैं, इसलिए मैं तुम्हारे लिए चीजों को मुश्किल नहीं बनाऊंगा। मैं लोकेश प्रकाश को उसी तरह तुम्हें मारने दूंगा जिस तरह से तुमने उसे मारा था। बेहतर होगा कि तुम सहयोग करो और मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। यदि तुम दयालुता की सराहना नहीं करना जानते हो तो मैं आज तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। लोकेश प्रकाश ने चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान के साथ कहा। वह अपने हाथ में एक लंबा चाबुक पकड़े हुए था और हिंसक रूप से रुद्रसेन की ओर बढ़ गया। वे हमला करने जा रहे हैं। कई लोग हैरान रह गए। रुद्रसेन को हर कोई दया की नजर से देख रहा था। भीड़ की नजर में रुद्रसेन का पक्ष कमजोर था, जबकि नालेंद्र सोमेश के पक्ष में ज्यादा लोग थे। एक बार जब कोई संघर्ष होता है तो वे नुकसान में होंगे। अब शायद वह इस दूसरे पक्ष द्वारा कोड़े मारे जाने को सहन करके ही इस आपदा से बच सकता था। लड़के, मैं तुम्हें मेरे चाबुक का स्वाद चखाऊंगा। लोकेश प्रकाश क्रूरता से मुस्कुराया। उसका चाबुक पहले से ही बरस रहा था। नलेंद्र सोमेश ने रुद्रसेन की ओर उपहास के साथ देखा। नलेंद्र सोमेश की नजर में रुद्रसेन विरोध करने की हिम्मत नहीं कर पाते, क्योंकि विरोध करने के परिणाम और भी बदतर होंगे। तड़ाड़! किसने सोचा होगा कि रुद्रसेन लोकेश प्रकाश का चाबुक पकड़कर छीन लेंगे। मैंने तुम्हें एक बार बख्श दिया है, लेकिन तुम पश्चाताप मत करो। चूंकि यह मामला है, मैं आपको फिर से सबक सिखाऊंगा। मैं आपको याद दिलाऊंगा कि कुछ लोग हैं जिन्हें आप नाराज नहीं कर सकते। सुप्रशिक्षित। जैसे ही उन्होंने अपनी बात समाप्त की, रुद्रसेन ने अपने चाबुक से प्रहार किया। इस चाबुक ने लोकेश प्रकाश के शरीर पर बेरहमी से वार किया। लोकेश प्रकाश का पूरा शरीर उड़ गया था। सुप्रशिक्षित। हड्डियों के टूटने की आवाज सुनाई दी।
कौन जानता था कि लोकेश प्रकाश की कितनी हड्डियां चाबुक से टूट गईं। धमाका। वह वास्तव में हमला करने की हिम्मत करता है, भीड़ ने चिल्लाया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि रुद्रसेन पलटवार करेंगे। आखिरकार रुद्रसेन अकेले थे, जबकि दूसरे पक्ष में 20 से अधिक लोग थे। पलटवार, क्या यह सिर्फ मौत को दावत नहीं देना था? वह बहुत आवेगी है। हालांकि यह अपमानजनक है, लेकिन यह जीवन के लिए खतरा नहीं है। अब जबकि वह पलटवार कर चुके हैं, तो नलेंद्र सोमेश उन्हें आसानी से नहीं जाने देंगे। मुझे लगता है कि इस युवक की आज किस्मत खराब होने वाली है। नलान परिवार की काम करने की शैली के साथ उसे या तो पीट पीट कर मार डाला जाएगा या अपंग कर दिया जाएगा। किसी ने सिर हिलाया और आह भरी। रुद्रसेन, तुम वापस लड़ने की हिम्मत करते हो। नलेंद्र सोमेश का चेहरा अंधकार से भर गया। उसकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं। मैं मूर्ख नहीं हूं। मैं वापस क्यों नहीं लड़ूंगा? क्या आप चाहते हैं कि मैं यहां खड़ा रहूं और आप मुझे पीटने दो? रुद्रसेन ने अपने होठों को सिकोड़ा। अच्छा अच्छा अच्छा, चूंकि आप इतने बेशर्म हैं, तो इसलिए मुझ पर हमला करने के लिए दोष मत देना। गार्डों, इस लड़के को सबक सिखाओ, उसके अंग तोड़ दो, उसे नलान परिवार को ठेस पहुंचाने के परिणामों के बारे में बताओ। नलेंद्र सोमेश ने अपना हाथ लहराया और क्रूरता से मुस्कुराया। नलेंद्र सोमेश के पीछे नलान परिवार था, इसीलिए भले ही वे दोनों नीलकाश नगर से थे, लेकिन उन्होंने रुद्रसेन को अपनी आंखों में नहीं डाला। जी हां यंग मास्टर। तुरंत ही नलेंद्र सोमेश के पीछे 5 या 6 गार्ड कूद पड़े और रुद्रसेन को घेर लिया। वे सभी क्रूर लग रहे थे। लड़के, तुम हमारी यंग मास्टर को नाराज करके मौत की सजा दे रहे हो। गार्डों के चेहरे पर क्रूर मुस्कान थी। वे सभी भेड़ियों और बाघों की तरह नालंदर सोमेश पर टूट पड़े। पा पा पा। रुद्रसेन ने उपहास किया और अपने हाथ में चाबुक लहराया। प्रत्येक चाबुक के साथ एक व्यक्ति को उड़ते हुए भेजा गया था। आह! शोकपूर्ण चीखें सुनाई दी। सिलहुए उड़ते हुए भेजे गए। नालन कबीले के रक्षक रुद्रसेन के लिए एक जोड़ी कैसे हो सकते थे? उन सभी को उड़ते हुए भेजा गया। यह युवक इतना मजबूत कैसे हो सकता है? कई लोग अपने सामने के दृश्य को शौक में देख रहे थे। भले ही रुद्रसेन चाबुक का उपयोग कर रहे थे, फिर भी वो एक व्यक्ति को उड़ने में सक्षम थे। इसके अलावा नालन कबीले का कोई भी गार्ड उनके हमलों से बच नहीं सका। यह दिखाने के लिए काफी था कि रुद्रसेन कितने मजबूत थे। नालंदर सोमेश का चेहरा बेहद उदास था। आप सभी हमला करो। शेष 20 से अधिक गार्डों ने अपनी चाल चली। 20 से अधिक लोग उसे घेर रहे हैं। यह परेशानी भरा होने वाला है। 2 मुट्ठी 4 हाथों के लिए कोई मुकाबला नहीं है। 20 शक्तिशाली गार्डों की तो बात ही छोड़ दें। इस दृश्य को देखकर कई लोगों के भाव बदल गए। रुद्रसेन पहरेदारों के एक समूह से घिरा हुआ था, लेकिन वह बादल की तरह शांत और हवा के झोंके की तरह शांत था। बहुत अच्छा। उसने लून पर अपना चाबुक मारा। चाबुक के बाद चाबुक की बौछार हुई। प्रत्येक चाबुक एक गार्ड को उड़ने में सक्षम था। ये गार्ड आमतौर पर मार्शल आर्टिस्ट क्षेत्र के चौथे या 5वें स्तर पर होते थे। आम लोगों के लिए वे स्वाभाविक रूप से विशेषज्ञ थे, लेकिन रुद्रसेन की नजर में वे चींटियों की तरह कमजोर थे। 20 कोड़े मारे गए। 20 से अधिक गार्डों को उड़ते हुए भेजा गया। एक एक करके उन्हें रुद्रसेन द्वारा कोड़े मारकर मार दिया गया। रुद्रसेन के हाथ का चाबुक पहले ही टूट चुका था। यह स्पष्ट था कि रुद्रसेन ने हमला करते समय कोई दया नहीं दिखाई। उसने टूटे हुए चाबुक को जमीन पर फेंक दिया, फिर नालंदर सोमेश को उदासीनता से देखा और कहा, तुम्हारे यह कुत्ते आज्ञाकारी नहीं हैं। मैं इन्हें सबक सिखाने में तुम्हारी मदद करूंगा। जहां तक तुम्हारी बात है, तो बेहतर होगा कि तुम अब मेरी नज़र से गायब हो जाओ, क्योंकि मैं यह गारंटी नहीं दे सकता कि मैं तुम्हारी देखभाल नहीं करूंगा। इसके बाद ही जो लोग शो देख रहे थे वे होश में आ गए। क्या ये बहुत शक्तिशाली नहीं है? ये युवक बहुत मजबूत है, कई लोगों ने कहा। किनारे पर फायर किलिन ने अपने होठों को कर्ल कर लिया, जैसे कि उसके सामने की लड़ाई काफी उबाऊ थी। एक बार जब फायर किलिन के स्तर पर अस्तित्व में आ गया, तो ये एक ऐसी लड़ाई होगी जो सितारों को हिला देगी, पहाड़ों को हिला देगी और समुद्र को हिला देगी। इससे आकाश गिर जाएगा और पृथ्वी फट जाएगी। स्वाभाविक रूप से यह महसूस किया गया कि उसके सामने की लड़ाई बहुत उबाऊ थी। नलेंद्र सोमेश का चेहरा बहुत उदास था। उसके सामने का दृश्य पूरी तरह से उसकी उम्मीदों से बाहर था। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि उनके अधीनस्थों को रुद्रसेन को नीचे उतारने में कोई समस्या नहीं होगी। जैसा कि कहा जाता है, अगर आप किसी कुत्ते को पीटना चाहते हैं, तो आपको उसके मालिक को देखना होगा।
लेकिन अब उनके कई अधीनस्थों को रुद्रसेन ने हरा दिया था। मास्टर के रूप में नलेंद्र सोमेश बहुत अच्छे नहीं लग रहे थे। रुद्रसेन के शब्दों ने नलेंद्र सोमेश को और भी अधिक क्रोधित कर दिया था। ऐसा लगता है कि आपने पिछले कुछ वर्षों में बहुत सुधार किया है वज्रदाय विश्वविद्यालय। नलेंद्र सोमेश ने रुद्रसेन की ओर ठंडे भाव से देखा। बुरा नहीं, रुद्रसेन ने सिर हिलाया। कोई आश्चर्य नहीं, तुमने मेरे सामने इतनी बेरहमी से काम करने की हिम्मत की। नलेंद्र सोमेश ठंडे स्वर में मुस्कुराया। सरसराहट। नलेंद्र सोमेश चले गए। बिग कदम धक कदम रुद्रसेन की ओर चल पड़े। नलेंद्र सोमेश के शरीर से एक भयानक आभा निकल रही थी। नलेंद्र सोमेश की क्यूई को महसूस करते ही कई लोगों के चेहरे पीले पड़ गए। कुछ लोग नलेंद्र सोमेश की क्यूई से इतने डर गए कि वे सीधे जमीन पर घुटनों पर बल बैठ गए। आम लोग नलेंद्र सोमेश की भयानक क्यूई का सामना नहीं कर सकते थे। क्या क्या आप भी लड़ना चाहते हैं? रुद्रसेन ने भौहें चढ़ा दी। नलेंद्र सोमेश की ताकत खराब नहीं थी, लेकिन उनकी राय में वे अभी भी बहुत कमजोर थे। रुद्रसेन, तुमने मुझे पहले ही क्रोधित कर दिया है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि मुझे क्रोधित करने के लिए तुम्हें कितनी कीमत चुकानी होगी। नलेंद्र सोमेश रुद्रसेन की ओर चल पड़े। उसकी क्यूई मजबूत से मजबूत होती जा रही थी। नलेंद्र सोमेश बुलंद मनोबल में थे। जाहिर है उन्हें अपनी ताकत पर बहुत भरोसा था। पिछले कुछ वर्षों में नलेंद्र सोमेश ने दिखाया था कि वे खेती में बहुत प्रतिभाशाली हैं। इसलिए सौरभपुर में नालन परिवार ने उन्हें खेती के बहुत सारे संसाधन प्रदान किए थे। नलेंद्र सोमेश की ताकत भी कई गुना बढ़ गई थी। अगर मैं तुम होते तो मैं नहीं लड़ता। आप सिर्फ मौत को दावत दे रहे हैं। रुद्रसेन ने अपने होठों को कर्ल किया। रुद्रसेन, आपको क्या लगता है कि आप कौन हैं? तुम्हारी मेरे सामने इतनी बेरहमी से काम करने की हिम्मत कैसे हुई? नलेंद्र सोमेश का चेहरा अचानक डूब गया। जानवर की मुट्ठी। अगले ही पल नलेंद्र सोमेश में विस्फोट हो गया। नलेंद्र सोमेश ने मुक्का मारा। नलेंद्र सोमेश के शरीर से एक भयानक क्यूई निकली। वह क्या है? कोई डर के मारे चिल्लाया। नलेंद्र सोमेश के ऊपर एक क्रूर जानवर संघनित होता है। यह 100 मीटर लंबा था और बेहद क्रूर लग रहा था। कई लोगों ने क्रूर जानवर की क्यूई को महसूस किया और कांपने लगे। सभी का चेहरा सदमे से भर गया। उस क्रूर जानवर को नलेंद्र सोमेश के 20 फिस्ट से संघनित किया गया था। उस जानवर की मुट्ठी ने एक क्रूर जानवर की मुट्ठी को संघनित कर दिया। जब क्रूर जानवर और मनुष्य एक में जुड़ गए तो यह अविश्वसनीय शक्ति के साथ विस्फोट कर सकता था। नलेंद्र सोमेश का पंच काफी डरावना था। मुझे तुम्हें हराने के लिए केवल एक चाल की जरूरत है। नलेंद्र सोमेश के हमले के सामने रुद्रसेन ने भौहें चढ़ाईं। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और अपना दाहिना हाथ उठाया। रुद्रसेन ने नलेंद्र सोमेश पर मुक्का फेंका। उन्होंने किसी भी मार्शल कौशल का उपयोग नहीं किया। यह सिर्फ एक साधारण मुक्का था। धमाका। रुद्रसेन और नलेंद्र सोमेश की टक्कर हो गई। हर कोई चौंक गया। इस तरह के एक साधारण मुक्के ने वास्तव में नलेंद्र सोमेश को उड़ने के लिए भेज दिया था। नलेंद्र सोमेश 1 दर्जन मीटर दूर उड़ गए और फिर जमीन पर गिर गए। वह बहुत देर तक नहीं उठा। उन्होंने कहा, हे भगवान, उन्होंने नलेंद्र सोमेश को एक चाल में हरा दिया। क्या वह बहुत मजबूत नहीं है? आसपास के कई लोगों ने आश्चर्य से कहा। नलेंद्र सोमेश जीनियस के बीच में एक जीनियस थे, लेकिन अब वह अपने सामने वाले युवक की एक भी चाल को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। यह युवक कितना मजबूत था। नालन परिवार में हर कोई रुद्रसेन को डरावनी दृष्टि से देखता था, इस डर से कि रुद्रसेन उसे मार डालेगा। रुद्रसेन ने इन लोगों पर ध्यान देने की जहमत नहीं उठाई। चलिए चलते हैं, रुद्रसेन ने कहा। फायर किलिन रुद्रसेन के पीछे झूम उठा। सभी ने रुद्रसेन के लिए रास्ता बनाया। अरे, क्या तुम अभी सराय में रहना चाहते हो? फायर किलिन ने पूछा। परेशान समय, चलो जल्दी से परिवार के पास वापस आते हैं, रुद्रसेन ने कहा। 3 दिन बाद आखिरकार रुद्रसेन ने नीलकाश नगर को देखा। इसे एक शहर कहा जाता था, लेकिन यह एक शहर की तरह था। नीलकाश नगर शहर की ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है। इस शहर का दायरा 30 मील है। हालांकि इसकी तुलना सौरभपुर जैसे काउंटी शहर से नहीं की जा सकती है, लेकिन इसे एक काउंटी शहर कहा जा सकता है। नीलकाश नगर जंगली जंगल में एक गढ़ था, इसलिए यहां बहुत जीवंत था। जब वे नगर के द्वार पर पहुंचे तो रुद्रसेन ने द्वार पर 3 बड़े शब्द लिखे हुए देखे। सियान क्लाउड सिटी। ये एक शहर से एक शहर में बदल गया। रुद्रसेन हैरान थे। 3 साल पहले जब उन्होंने परिवार को वज्र दीक्षा अकेडमी में खेती करने के लिए छोड़ दिया, तब भी वह नीलकाश नगर था। अब वो नीलकाश सिटी बन गया था।
पिछले 3 वर्षों में ऐसा लग रहा था कि नीलकाश नगर में बड़े बदलाव आए हैं। हा हा, छोटे भाई, आप लंबे समय से नीलकाश सिटी नहीं गए हैं ना? 1 साल पहले ही नीलकाश नगर को बदलकर नीलकाश सिटी कर दिया गया था। एक साहसी ने कहा। मैं 3 साल से वापस नहीं आया हूं, इसलिए यह देखकर मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ कि ये एक शहर से एक शहर में बदल गया है। रुद्रसेन ने मुस्कुराते हुए कहा, रास्ते से हट जाओ, रास्ते से हट जाओ। इस समय काश्तकारों का एक समूह दूर से तेजी से आया। सबसे आगे घोड़ों पर सवार दर्जन किसान थे और उनके पीछे बाहरी ब्रक्के के कपड़े पहने 5 या 6 युवक और महिलाएं थी। हर कोई सड़क के दोनों ओर बिखर गया था, जिससे लोगों के इस समूह के लिए रास्ता बन गया था। सिया राना। रुद्रसेन ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं। ये वास्तव में वही थी। वो नील का सिटी भी लौट आई थी। सिया के बगल में राणा सफेद रंग का एक सुंदर युवक था। हा, छोटे भाई, आप राणा कबीले के युवा स्वामी आकाश राज प्रताप होगे ना? इस समय दर्जनों लोगों का एक समूह ग्रीन क्लाउड सिटी से बाहर निकल गया। नेता एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति थे, सिया राणा के पिता सूर्य राणा। आकाश राज प्रताप, क्या ये संघाराम शहर के राणा कबीले के सबसे बड़े युवा स्वामी हैं? यही सही है, ऐसा ही होना चाहिए। मैंने सुना है कि आकाश राज प्रताप एक रहस्यमय विशेषज्ञ के साथ साधना करने के लिए बाहर निकले हैं। ये सोचना कि वह वापस आ जाएगा, लेकिन वह सिया राणा के साथ क्यों है? ये राणा परिवार है। क्या ऐसा हो सकता है कि वो राणा कबीले से संबंधित हो? अगर ऐसा है, तो राणा कबीला अमीर बनने जा रहा है। आकाश राज प्रताप राणा कबीले के अगले नेता बनने जा रहे हैं। उनके आसपास कई लोग सजीव रूप से चर्चा कर रहे थे। हेलो अंकल, आकाश राज आपको नमस्कार करता है। आकाश राज प्रताप अपने घोड़े से कूद गया और मुस्कुराया। वो बहुत ही खूबसूरत था। भतीजे, इतना विनम्र मत बनो। हमने आपका वापस स्वागत करने के लिए पहले ही एक भोज तैयार कर लिया है। हमें उम्मीद है कि आप यहाँ के सादे भोजन को नापसंद नहीं करेंगे, सूर्या राणा ने कहा। आकाश राज प्रताप मुस्कुराए। अंकल, आप बहुत विनम्र हैं, आकाशराज प्रताप ने आकर्षक मुस्कान के साथ कहा। राणा कबीले ने प्रताप कुल के लोगों ने नीलकाश नगरी में स्वागत किया। कितना अजीब है, प्रताप वंश नीलकाश नगर में क्यों आया? रुद्रसेन ने भौहें सिकोड़ ली। फायर किलिन ने दिलचस्पी ली और पूछा, क्या? उन लोगों के साथ आपका क्या रिश्ता है? मुझे बताओ, मैं आपको समझाता हूँ। रुद्रसेन ने फायर किलिन को वो सब कुछ बताया जो हाल ही में हुआ था। फायर किलिन ने उपहास किया और कहा कि सबसे अधिक संभावना है कि वे आपके सेन कबीले को निशाना बना रहे हैं। बेशक उनके अन्य उद्देश्य भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पूर्व की अधिक संभावना है। मेरे प्रेक्षणों के अनुसार आपको प्रतिभाशाली माना जा सकता है। प्रताप कबीला पहले से ही आपसे डरता है और जल्द से जल्द आपसे छुटकारा पाना चाहता है। वे क्या नहीं कर सकते? ठीक है, रुद्रसेन ने सिर हिलाया। वो बिना रुके नीलकाश शहर में प्रवेश कर गया और सीले सेन कबीले के क्षेत्र में चला गया। जब उन्होंने नीलकाश शहर के उत्तर पश्चिम में निवास को देखा, तो रुद्रसेन बहुत खुश और उत्साहित थे। 3 साल हो गए थे, वो आखिरकार वापस आ गया था। यंग मास्टर रुद्र वापस आ गया है। बाहर के गार्ड ने रुद्रसेन को देखा। भले ही उन्होंने 3 साल से एक दूसरे को नहीं देखा था, लेकिन रुद्रसेन की शक्ल में ज्यादा बदलाव नहीं आया था। उसने रुद्रसेन को तुरंत पहचान लिया और उत्साह से चिल्लाया, मैं मास्टर को रिपोर्ट करूंगा। एक गार्ड आंगन में भाग गया। एक दूसरा गार्ड उनका स्वागत करने के लिए आगे आया। यंग मास्टर रुद्र, आप आखिरकार वापस आ गए हैं। इन 3 वर्षों के दौरान कबीले के बुजुर्गों ने आपको बहुत याद किया। गार्ड ने उत्साह से कहा। हाँ हाँ, भाई बलराम, आप 3 साल बाद बहुत मजबूत हो गए हैं, रुद्रसेन ने मुस्कुराते हुए कहा। गार्ड ने शर्मिंदगी से अपना सिर खुजाया। रुद्रसेन ने उस निवास में प्रवेश किया जिसे उन्होंने 3 साल में नहीं देखा था। भले ही वो 3 साल से दूर था, फिर भी वो सेन कबीले से बहुत परिचित था। उसी समय लोगों का एक समूह भीतरी आंगन से बाहर आया। नेता एक लंबा और मजबूत बूढ़ा आदमी था। वे रुद्रसेन के दादा ऋषभ सेन थे। ऋषभ सेन के बगल में एक पीले चेहरे का उधेड़ उम्र का आदमी था। वो अकेला लग रहा था। वे रुद्रसेन के पिता रितेंद्र सेन थे। इसके अलावा महान बुजुर्ग, दूसरे बुजुर्ग और कबीले के अन्य बुजुर्ग साथी, कुछ चाचा चाची भी रुद्रसेन का स्वागत करने के लिए बाहर आए। उस समय रुद्रसेन ने दिखाया था कि वो अपने भाई बहनों की तुलना में बहुत अधिक प्रतिभाशाली थे। इसलिए सेन वंश ने रुद्रसेन को वज्र दीक्षा अकादमी भेजने के लिए बहुत धन खर्च किया था। सेन कबीले जैसे छोटे कबीले के लिए उनके पास सीमित वित्तीय संसाधन थे। वे केवल एक शिष्य को भेज सकते थे वज्र दीक्षा अकादमी। बाकी शिष्य केवल कबीले में ही रह सकते थे। वो कबीले की शक्ति थी। जब तक कबीले का एक शिष्य सफल होता है, तब तक वे कबीले के विकास का समर्थन करने में सक्षम होंगे। ये कहा जा सकता है कि रुद्रसेन ने पूरे कबीले की उम्मीदों को अपने कंधे पर उठाया था।
अपने परिवार के सदस्यों को देखकर रुद्रसेन रोए बिना नहीं रह सके। बाहर घर पर कितना भी दर्द क्यों न झेला हो, उसे केवल अपने परिवार के सदस्यों की गर्मजोशी और देखभाल महसूस होती थी। दादाजी, पिताजी, परदादा, दूसरे दादा, बड़े, चाचा और चाची, रुद्र वापस आ गया है। रुद्रसेन ने कबीले के बुजुर्गों को गहराई से प्रणाम किया। मेरे बच्चे, ये अच्छा है कि तुम वापस आ गए हो। ऋषभ सेन ने रुद्रसेन के सिर को थपथपाते हुए दयालुता से कहा। रुद्र, तुम्हें भूख लगी होगी, जल्दी करो, नौकरों को कुछ भोजन तैयार करने के लिए कहो। महान बुजुर्ग ने कहा। धन्यवाद महान दादाजी, रुद्रसेन ने मुस्कुराते हुए कहा। मूर्ख बच्चे, तुम मुझे धन्यवाद क्यों कर रहे हो? महान बुजुर्ग ने विनम्रता से कहा। मैं नौकरों से रुद्र का कमरा तैयार करने के लिए कहूंगी, रुद्रसेन की तीसरी चाची ने मुस्कुराते हुए कहा। रुद्रसेन का दिल अपने परिवार की गर्मजोशी से द्रवित हो गया। रुद्रसेन का हृदय कृतज्ञता से भर गया। जब रुद्रसेन वापस आए तो पूरा सेन कबीला शोर और उत्साह से भरा हुआ था। रुद्रसेन के स्वागत के लिए सभी ने दावत दी। रुद्रसेन की वापसी ने सेन कबीले के दिलों में धुंध को दूर कर दिया। रुद्र, आप पिछले 3 वर्षों से वज्र दीक्षा अकेडमी में कैसे रहे हैं? क्या आपके पास हर महीने खर्च करने के लिए पर्याप्त पैसा है? ऋषभ सेन ने चिंता के साथ पूछा। सब कुछ ठीक है, मेरे पास खर्च करने के लिए पर्याप्त पैसा है, रुद्रसेन ने मुस्कुराते हुए कहा। दरअसल उनके पास खर्च करने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं था। उदाहरण के लिए, रुद्रसेन को कल्टीवेशन टावर में खेती करने के लिए खुद पर निर्भर रहना पड़ा। सेन कबीले से पैसे नहीं मांगे क्योंकि रुद्रसेन के लिए कल्टीवेशन टावर में खेती करना पहले से ही एक बड़ा खर्च था। सेन कबीला रुद्रसेन को कल्टीवेशन टावर में खेती करने के लिए भुगतान नहीं कर सकता था जब तक वे अपनी पैतृक संपत्ति नहीं बेच देते। भाई रुद्र, वज्रदीक्षा अकेडमी में कई शक्तिशाली लोग होंगे ना? मैंने सुना है कि वहां प्रभावशाली परिवारों के कई शिष्य हैं, एक युवा फैट्सो ने कहा। वो रुद्रसेन से 2 साल छोटे थे और 14 वर्ष के थे। उनका नाम धनुष सेन था और वे रुद्रसेन के तीसरे चाचा धर्मसेन के इकलौते पुत्र थे। हाँ, ऐसे कई लोग हैं जो बेहद मजबूत हैं, रुद्रसेन ने कहा। रुद्रसेन ने सिर हिलाया। रुद्र, आपकी साधना कैसी है वज्रदीक्षा अकेडमी में? रुद्रसेन की तीसरी चाची ने पूछा। ये ऐसा विषय था जिसके बारे में हर कोई चिंतित था, लेकिन कुछ बुजुर्ग पूछने में बहुत शर्मिंदा थे। हालांकि ये मामला सेन कबीले के उत्थान और पतन से संबंधित था। रुद्र ने बुजुर्गों को निराश नहीं किया। मैं पहले ही मार्शल मास्टर लेयर के तीसरे आकाश में टूट चुका हूं, रुद्रसेन ने कहा। हाँ? मुख्य हॉल में आश्चर्य की चीखें थी। हर कोई शब्दों से परे हैरान था। सेन कबीले में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति ऋषभ सेन थे, लेकिन वे मार्शल मास्टर लेयर के 8वें आकाश पर ही थे। रुद्रसेन केवल 16 वर्ष के थे, लेकिन वे पहले ही मार्शल मास्टर लेयर के तीसरे आकाश में प्रवेश कर चुके थे। रुद्र, वास्तव में? हमारे साथ मजाक मत करो, दूसरे बुजुर्ग ने कांपती हुई आवाज में कहा। रुद्र बुजुर्गों से झूठ बोलने की हिम्मत नहीं करेगा, रुद्रसेन ने कहा और अपनी उंगली के एक झटके के साथ जैन क्यूई की एक धारा हॉल से बाहर निकल गई और आंगन में एक चट्टान तुरंत छेद दी गई और एक जोरदार धमाके के साथ ढह गई। सच्ची ऊर्जा की बाहरी रिहाई केवल एक मार्शल मास्टर ही इस स्तर तक पहुंच सकता है। स्वर्ग मेरे सैन कबीले को आशीर्वाद देता है, स्वर्ग मेरे सैन कबीले को आशीर्वाद देता है। कबीले के कुछ बुजुर्ग रोने लगे, अंदर ही अंदर अपने आंसू पोंछते हुए बेहद द्रवित हो गए। कबीले में एक नया विशेषज्ञ सामने आया था। शायद इससे इस कबीले को फलने फूलने में मदद मिलेगी। छोटे रुद्र, वापस जाओ और अच्छा आराम करो। कल हम पूर्वजों की पूजा करेंगे और उन्हें खुशखबरी सुनाएंगे। हमारे सेन कबीले का आखिरकार एक अविश्वसनीय वंशज है, ऋषभ सेन ने कहा। हाँ दादाजी। भोज समाप्त होने के बाद रुद्रसेन और उनके पिता अपने छोटे से आंगन में लौट आए। पिताजी, क्या आप ठीक हैं? रुद्रसेन ने चिंतित होकर पूछा। ये एक पुरानी समस्या है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, रितेंद्र सेन ने हाथ लहराया। रुद्रसेन और उसके पिता एक मेज पर बैठकर चाय पी रहे थे। रुद्रसेन मदद नहीं कर सके और पूछ ही सके। पिताजी, क्या कबीले में कोई बात हुई थी? कुछ बात तो हुई है, लेकिन चिंता मत करो, बुजुर्ग इसका ख्याल रखेंगे।
रितेंद्र सेन ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या ये राणा कबीला है? रुद्रसेन ने पूछा। रितेंद्र सेन ने सिर हिलाया। ये राणा कबीला ही है। मैं नहीं जानता क्यों, लेकिन वे सेन कबीले और वैंग कबीले से दूर जा रहे हैं। रुद्रसेन ने आह भरी। ये सब सिया राणा के साथ उनके खराब संबंधों के कारण शुरू हुआ था। रुद्रसेन को याद था कि सेन कबीला और राणा कबीला सहयोगी थे, इसलिए उन्होंने जानबूझकर सिया राणा के लिए चीजों को मुश्किल नहीं बनाया। उन्होंने बुजुर्गों को यहां तक नहीं बताया कि जियालन विश्वविद्यालय में क्या हुआ था, ताकि वे चिंतित ना हों। हालांकि उन्होंने नहीं सोचा था कि राणा कबीला उन्हें धोखा देने वाला पहला व्यक्ति होगा। अब वे प्रताप कबीले के साथ मिल गए थे और सेन कबीले पर हमला करना चाहते थे। रुद्रसेन का दिल हत्या के इरादे से भर गया। राणा कबीले का बेहतर होगा कि वे सेन कबीले के लिए कुछ ना करें, वरना मैं रुद्रसेन तुम्हारे पूरे कबीले को नष्ट कर दूंगा। रुद्रसेन के लिए परिवार सब कुछ था। अपने परिवार की सुरक्षा के लिए रुद्रसेन कुछ भी करने को तैयार थे, भले ही उसके हाथ खून से सने हों। वो संकोच नहीं करेगा। पिताजी, चूंकि राणा कबीला सेन कबीले और वांग कबीले से दूर जा रहा है, तो हमें सावधान रहना होगा कि कहीं वे हमारी पीठ में छुरा ना घोंप दें। ठीक है, कबीला पहरे पर है। देर हो रही है, तुम्हें जल्दी आराम करना चाहिए, रितेंद्र सेन ने कहा। फिर मैं विदा लेता हूं। पिताजी, आपको भी जल्दी आराम करना चाहिए। रुद्रसेन उठे और अपने पिता के कमरे से बाहर चले गए। फिर उनके पीछे का दरवाजा बंद कर दिया। रुद्र, हमारा बच्चा बड़ा हो गया है। वो वास्तव में बड़ा हो गया है। रुद्रसेन के जाने के बाद रितेंद्र सेन बड़बड़ाने लगे। ऐसा लग रहा था कि वो कुछ यादों में डूबा हुआ है और उसकी आंखें दर्द से भर गई हैं। रितेंद्र सेन को जोर से खांसी आने लगी। उसने अपना मुंह रुमाल से ढक लिया। जब उसने आखिरकार खांसना बंद कर दिया तो रुमाल पर खून का एक पूल था। मेरी दाऊ की चोट खराब होती जा रही है, रितेंद्र सेन बड़बड़ाया। रितेंद्र सेन की निगाहें गहरी और गहरी होती गईं, मानो वो नफे नुकसान का वजन कर रहे हों, मानो वो कोई कठिन निर्णय लेने वाले हों। काफी देर बाद कमरे में केवल एक आह सुनाई दे रही थी। बगल में रुद्रसेन अपने पिता की खांसी सुनकर बहुत देर तक सो नहीं सके। क्या तुम अपने पिता के बारे में चिंतित हो? मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने संतानोचित पुत्र हो, फायर किलिन ने कहा। मेरे पिता के बारे में मजाक मत करो, रुद्रसेन ने ठंगे स्वर में कहा। तुम्हारे पिता की आंतरिक चोटें बहुत गंभीर हैं, उन्हें ठीक करना आसान नहीं है, फायर किलिन ने कहा। क्या? मेरे पिता की आंतरिक चोटें? रुद्रसेन अचानक से उठ बैठा और फायर किलिन को देखने लगा। बहुत बार। क्या तुम मुझे गलत समझ रहे हो? फायर किलिन ने अपना मुंह फुला दिया। रुद्रसेन बिस्तर से रेंगकर फायर किलिन के पास चला गया। इतने साल हो गए हैं, मेरे पिता का स्वास्थ्य दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि वो घायल हैं, इसलिए आपको उन्हें ठीक करने में सक्षम होना चाहिए, है ना? मेरे पास तुम्हारे पिता को ठीक करने का एक तरीका है, लेकिन मुझे एक मुख्य घटक की आवश्यकता है। तुम इससे प्राप्त नहीं कर सकते, फायर किलिन ने कहा। आपको क्या चाहिए? रुद्रसेन ने पूछा। बाढ़ ड्रैगन खून, फायर किलिन ने कहा। रुद्रसेन का मुंह जोर से फड़कने लगा। बाढ़ ड्रैगन पहाड़ों और समुद्रों के क्लासिक में दर्ज किए गए थे। वे हाथ के एक मोड़ से बादलों को नियंत्रित कर सकते थे, बादलों पर सवारी कर सकते थे, आसमान में उड़ सकते थे और समुद्र में तैर सकते थे। वे सर्वशक्तिमान थे। तुम्हारी प्रतिभा के साथ तुम 100 वर्षों के भीतर येनयांग लेयर पर पहुंचने में सक्षम हो सकते हो। फिर तुम बाल ड्रैगन का खून प्राप्त कर सकते हो, लेकिन 100 वर्ष बाद तुम्हारे पिता मर जाएंगे, फायरक्लेन ने कहा। क्या आपके पास मेरी मदद करने का कोई तरीका है? रुद्रसेन ने एक गहरी सांस लेते हुए पूछा। वह पहले कभी इतना गंभीर नहीं था। रात के अंधेरे में फायरक्लेन की लाल आंखें दृढ़ निश्चित युवक को घूर रही थीं। युवक दृढ़ निश्चित था, गंभीर था और यहां तक कि अपने परिवार की खातिर विनती भी कर रहा था। फायरक्लेन का हृदय पहले से ही ठंडा हो गया है। शायद मैं कोशिश कर सकता हूं, लेकिन मुझे कुछ चीजें तैयार करने की जरूरत है।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल मुकुल द स्टोरी टेलर को। और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको अगली कहानी किस विषय पर चाहिए। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।